सीबीएसई की एक पुरानी आदत है, वो अपने सवालों को हर कुछ समय के बाद रिपीट करता रहता है और इन सवालों की प्रैक्टिस करके हम कई बार अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हैं। स्वागत है आपका मैथ ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, मैथ ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि मैंने मेरी इंट्रोडक्शन देने से पहले बताया कि सीबीएसई की पुरानी आदत क्या है, कुछ सवालों को रिपीट करने की। इनफैक्ट अगर सवाल रिपीट ना भी हो तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बार रिपीट होते ही हैं। इसीलिए जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो बहुत बार रिपीट हो चुका है उसके फिर रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, और न सिर्फ सवाल के बल्कि उन कॉन्सेप्ट्स के भी। तो यहाँ पे आज हम जब कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं सीबीएसई के एग्जामिनेशंस में, तो ये भी समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आज बहुत अच्छे से कुछ बढ़िया क्वेश्चन समझ के जाने वाले हैं। इसी बात पे नीचे देखो लाइक बटन थोड़ा सा दबा दो ना, क्या वो अगर इंक्रीज होता है ना तो हमारा फिर मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा पढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम। देखो सबसे पहले बिना समय बर्बाद किए, बिना कोई भी एडवर्टाइजमेंट के सबसे पहले हम सवालों पे कूद जाएंगे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल हमारे समक्ष आ चुका है 3 बार। देखो 11, 15, 20। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 11 में आया, 15 में आया, तो अगली बार 20 के बाद 25 में आएगा। ऐसा कोई रूल तो नहीं है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ऐसे कॉन्सेप्ट तो दोबारा हो ही सकते हैं। हो सकता है वैल्यूज अलग हो जाएं, सिचुएशन अलग हो जाएं, पर आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैया ऐसे कॉन्सेप्ट की, ऐसे क्वेश्चंस की कहानी को समझना, ताकि अगर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके नंबर आसानी से स्कोर हो जाएं। चलिए सवाल कह रहा है आपसे कि क्लास 10th में 104 विद्यार्थी हैं और क्लास 9th में कितने हैं? क्लास 9th में है 96 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन हाउस एग्जामिनेशन, कोई एग्जाम होगा इनका, द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज सच दैट नो टू एडजेसेंट रोज आर ऑफ सेम क्लास। अर्थात देखो अब यहां पे आप समझिए ये क्या कहना है कि मान लो अगर मैंने 10th की एक रो बना दी, तो अगली रो 9th की होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया जी सर। फिर अगली रो वापस 10th की बनेगी। ऐसे देखो ये 10th के बच्चे बैठ गए, इधर फिर 9th के बच्चे बैठ गए, फिर 10th के बच्चे बैठ गए और फिर 9th के बच्चे बैठ गए। इस तरीके से पूरा पैटर्न बनेगा। ये क्लियर हो गया जी सर। ठीक है, अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। अब देखो स्कूल का एग्जामिनेशन है तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमने 10th के 10 बच्चे बिठा दिए, 9th के 7 ही बिठाए। कितना अजीब लगेगा ना, क्योंकि भैया एग्जामिनेशन है तो आपको एक, और स्कूल है तो आपको एक फिक्स पैटर्न में एक डिसिप्लिन के तहत चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन बच्चों की संख्या पता लगानी पड़ेगी कि किस रो में कितने बच्चे बैठाएं, ताकि पूरा एक फिक्स पैटर्न बन जाए और अच्छे से एग्जामिनेशन हो सके। आपको ये समझ में आया? क्योंकि हम रैंडमली ये नहीं कर सकते कि 10th के पहली रो में 10 बच्चे बैठा दिए, दूसरी में 8 बैठा दिए, तीसरी में 7 बैठा दिए। इस तरीके से पूरा क्या कहते हैं उसको ना, मेस्ड अप लगेगा। लेकिन ये तो स्कूल है और आपको पता है स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिसिप्लिन और सिस्टम। तो इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे पता लगाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए ये हमें पता लगाना है। अब यहां पे देखो, और दूसरा सवाल क्या है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड ऑल्सो क्लास 10th इन अ रो। क्लास 9 क्लास 10 के कितने बच्चे बैठेंगे ये भी आपको पता लगाना है हर एक रो में। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या लिबर्टी दे दी है, इन्होंने बोला है कि क्लास 9th के एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे और क्लास 10th के एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे। ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, तो मतलब जो पैरेलल रोज हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैं जो बातें कर रहा था कि भैया 10th के एक रो में कितने बच्चे बैठेंगे, 9th के कितने बैठेंगे, तो देखो 10th के एक रो में जितने बैठेंगे उतने ही अगली रो में भी बैठेंगे 10th के। तो ये आप मैसअप नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहां पे आपने 10 बैठा लिए, यहां पे आपने 6 ही बैठाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको फिक्स संख्या में ही बच्चे बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, बस पैटर्न फॉलो होना चाहिए प्रॉपर्ली, एक अच्छा डिसिप्लिन वे में पूरा
एग्जामिनेशन होना चाहिए। अब यहां देखो 10th के बच्चे कितने हैं, तो सर 10th के हैं 104 किड्स, ठीक है, और 9th के हैं यहां पे हमारी जानकारी के अनुसार 96 किड्स। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, मैंने 3 शब्द बोले, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, डिवाइड करना है। मतलब बेसिकली सेम ही चीज बोली लेकिन 3 अलग अलग वर्ड यूज किए। तो बेसिकली मुझे इसे डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रोज, है ना, यही करना है। और कोइंसिडेंटली मुझे 96 को भी क्या करना है, 96 विद्यार्थियों को भी डिवाइड करना है नंबर ऑफ रोज में। अब जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो एक फिक्स पैटर्न में चलेंगी और दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सेम नहीं होंगी तो फिर पैरेलल रोज कैसे बनेंगी, है कि नहीं भाई। जितनी रोज 9th की होनी चाहिए उतनी ही 10th की होनी चाहिए, तभी पैरेलल रोज बन सकती हैं और तभी पूरा फिक्स पैटर्न में हो सकता है। तो आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि हमारी गिवन संख्याओं को डिवाइड कर दे और दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, वो भी सबसे बड़ा। क्योंकि देखो आपको क्या लिखा है सवाल में, लिखा है यहां पे, अगर आप पढ़ेंगे अच्छे, सवाल में क्या लिखा है, मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें निकालना है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक नाम है किसका सर, वो एक नाम है HCF का। तो बेसिकली सवाल किसके बारे में है, HCF निकालने के बारे में। क्या आपको ये समझ में आया, पूरी कहानी समझ में आ गई? जी सर, चलिए पूरी कहानी समझ में आ गई है तो दोबारा शुरू करते हैं कि भैया 10th के 104 विद्यार्थी, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा सर 52, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा सर, ये हो जाएगा कितना 52 आया था पहले, अब आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26, फिर 2 से करेंगे और फिर एक 13 आ जाएगा। वहीं 96 को जब हम करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 48, फिर 2 से करेंगे तो 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6 और फिर 2 से करेंगे तो वहां पे आ जाएगा आपका 3, है ना। तो ये देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये है 2 पावर 3 इंटू 13, मतलब 13 इंटू 8। एक बार करके देख लो, 8 3 24, 4 या 2 पर 8 1 8 9 10, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया 2 पावर 5, मतलब 32। 2 पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, इंटू 3, 32 इंटू 3, 3 2 6, 3 3 9, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से अगर मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो वो हो जाएगा 8। अब कंफ्यूज करने वाली बात ये हो जाती है यहां पे कि सर जैसे हम 10th और 9th के बच्चों को बैठाएंगे तो ये जो 8 है, क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो है? अब देखो, अगर आपने हर रो में 8 स्टूडेंट बैठाए, ठीक है, तो 10th की कितनी रोज बनेंगी, 13 बनेंगी, और 9th की कितनी बनेंगी, तो 9th की कितनी बनेगी, देखो यहां पे 8 1 जा 8, 8 2 16, 12 रोज बनेगी। थोड़ा 19-20 का मामला हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने ये बोला कि नहीं, हमें नंबर ऑफ पैरेलल रोज चाहिए दोनों में सेम ऑफ ईच क्लास, ठीक है, फॉर द सिटिंग अरेंजमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, तो सर हम ये बोलेंगे कि नंबर ऑफ पैरेलल रोज हो जाएगा 8, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्लास के लिए चाहिए आपको। और जो आपके एक रो में कितने बच्चे आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो देखो 9th के बैठ जाएंगे एक रो में 12 बच्चे और 10th के बैठ जाएंगे एक रो में 13 किड्स, और नंबर ऑफ रोज कितना होगा, 8 8 हो जाएगा, 8 रोज 10th की, 8 रोज 9th की, ठीक है। ये आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कैसे पूरा मामला बनेगा। देखो 8 8 रोज हैं तो 2 एडजेसेंट रोज सेम क्लास की होने का फिर चांस ही नहीं है। अगर 13 12 हो जाता तो वहां पे शायद हमें 2 एडजेसेंट रोज 10th की बिठानी पड़ती, क्योंकि 10th की एक रो एक्स्ट्रा है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया, हमने HCF निकाला और उसकी मदद से हम बता पाए कि पैरेलल रोज कितनी बनेगी ईच क्लास की। क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन, यस सर।
तो हमारा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था 8, दूसरे वाले का था कि भैया 9th के होंगे एक रो में 12 स्टूडेंट्स, 10th के होंगे एक रो में 13 स्टूडेंट्स। कोई आपत्ति नहीं है इस बात में, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि यास्मीन सेव्स ₹32 फॉर द फर्स्ट मंथ। अब ये सवाल आ गया एपी चैप्टर से, 36 इन द सेकेंड मंथ एंड 40 इन द थर्ड मंथ। ओके, इफ शी कंटिन्यूज टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मेनी मंथ्स विल शी सेव ₹2000। अब ये देखो क्या कह रहे हैं आपसे कि पहले मंथ की सेविंग्स कितनी है, ₹32। तो आप यहां पे लिखोगे सेविंग्स इन फर्स्ट मंथ कितनी हो जाएंगी बताओ मुझे। सर ये हो जाएंगी ₹32, ठीक है। फिर आप लिखोगे सेविंग्स इन सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ में कितनी हो जाएंगी भाई, तो सर वो लिखी है 36। फिर हो जाएंगी सेविंग्स इन थर्ड मंथ। अब थर्ड मंथ में कितनी हो जाएंगी बड़े भाई, तो सर लिखा हुआ है ₹40 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ऐसे करके वो अपनी सेविंग्स बढ़ा रही हैं, ठीक है। अब यहां पे आप ऐसे 3 डॉट लगाओगे तो सबको लगेगा कि ये पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, क्लियरली दे फॉर्म एन एपी। ये क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि मुझे ये बतलाना है सामने वाले को कि हम इस क्वेश्चन में एपी का लॉजिक यूज कर रहे हैं, तो उसको एपी दिखनी चाहिए ना। तो 32 का 36 हो गया, 36 का 40 हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां पे लिखोगे एपी क्या हो जाएगी, तो भैया 32, 36, 40 एंड सो ऑन। अब यहां पे लिखोगे ए की वैल्यू इज 32 एंड डी की वैल्यू इज 36 माइनस 32 दैट इज 4, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, सवाल अब आपसे बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसे ही कंटिन्यू करती हैं कितने मंथ्स में वो 2000 रुपए सेव कर पाएंगी, ठीक है। ये हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ यही कंफ्यूजन में आता है कि सर ये जो 2000 है ये एन है कि एसएन है, पहले ये क्लियर कीजिए, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे कि सर उनको हर महीने 2000 बचाने, तो ये एन होगा। नहीं, ऐसा कहां लिखा है, ऐसा लिखा है क्या कि इन विच मंथ शी विल बी एबल टू सेव, नहीं, वो बोल रहे हैं कितने महीने में वो 2000 रुपए सेव कर पाएंगी। मतलब वो बोल रहा है कि कितने महीने बाद उनकी सेविंग्स का अमाउंट 2000 हो जाएगा। कैसे मालूम चलेगा, सर जब हम सारी सेविंग्स को ऐड करते जाएंगे तब हम 2000 रुपए तक पहुंच जाएंगे। ऐड कर रहे हैं मतलब आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, मतलब आप चर्चा कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स की। क्या ये क्लियर है, क्यों एसएन होगा, क्योंकि आपकी सेविंग्स जुड़ते जा रही हैं और 2000 तक पहुंचेंगी, ठीक है। तभी तो वो पूछ रहा है कितने महीने में, ठीक है। अगर उसे बोलना होता कि किस महीने में 2000 सेविंग हो रही है, इन विच मंथ पूछता वो, ठीक है। ये बोल रहा है कितने मंथ्स के बाद वो 2000 रुपए सेव कर पाएंगी, तो उनको टोटल 2000 रुपए सेव करने, तो उसमें कितने महीने वो कर पाएंगी ये आपको बताना है, ठीक है। अब एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है सर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला है पर यहां पे वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, मतलब कितना हो जाएगा बताएगा कोई मुझे, सर 2a मतलब 2 इंटू 32, वेरी गुड, प्लस n तो आपको पता ही करना है तो वो जाएगा ब्लैंक। d की वैल्यू यहां पे हो जाएगी 4, क्योंकि हर महीने 4 रुपए आप बढ़ाते जा रहे हैं सेविंग्स का अमाउंट, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू n इंटू 64 प्लस 4n माइनस 4। क्या ये क्लियर है, क्या हुआ यहाँ पे 32 इंटू 2 हुआ तो 64 हो गया, 4n माइनस 4 हो क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4000 इज इक्वल टू n इंटू 60 प्लस 4n। अब आप इस n को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 इज इक्वल टू 60n प्लस 4n स्क्वायर होगा। आपकी अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये 4000 को वहां भेज दो, रीअरेंज कर दो, तो आपकी इक्वेशन बनेगी, देखो यहां पे 4n स्क्वायर, एक मिनट बस हम पेन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो 4n स्क्वायर माइनस की प्लस प्लस 60n माइनस 4000 इज इक्वल टू 0।
यही बनेगी, एक बार दोबारा चेक कर लो, देखो 4000 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मैंने रीअरेंज किया थोड़ा सा और लिखा मैंने 4n स्क्वायर प्लस 60n माइनस 4000 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 4 कर रहा हूं, ठीक है, क्यों भैया, क्योंकि सर थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना कैलकुलेट करना। तो आप लिखेंगे यहां पे डिवाइडिंग बाय 4 वी गेट। सर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? देखो गणित का नियम सिंपल है, एक तरफ डिवाइड नहीं कर सकते, या कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन एक तरफ नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 1000 इज इक्वल टू, यहां पे भी हुआ होगा 0/4 विच इज इक्वल टू 0। चलिए दो नंबर्स जिन्हें गुणा करने पे 1000 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 15, तो ये कैसे निकालेंगे सर? फैक्टराइज करके। तो ये देखिए 500 हो गया, ये 250 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 125 हो गया, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 और 25 मल्टीप्लाई करने पे 1000, 40 और 25 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 15, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 40n माइनस 15 माइनस 25n माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। चलिए अब जब आपने पहले दोनों में से n कॉमन लिया, n प्लस 40 बचेगा, राइट, क्योंकि दोनों के पास n था तो आपने एक कॉमन ले लिया। इन भाई साहब के 10 2 थे, एक बच गया अंदर, एक आ गया बाहर, 40n था तो n बाहर आ गया, 40 अंदर रह गया। यहां आपने माइनस 25 कॉमन ले लिया तो यहां भी आ जाएगा n प्लस कितना 40, क्योंकि 25 और 1000 को जब आप डिवाइड करोगे 40 आपको मिलेगा। 25 इंटू 40 इज ओनली 1000। ठीक है, चलिए अब क्योंकि दोनों के पास n प्लस 40 कॉमन है, अंदर आ जाएगा n माइनस 25। ठीक है, तो ये बचेगा n की वैल्यू या तो पॉजिटिव 25 या फिर नेगेटिव 40। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आप लिखोगे यहां पे n कैन नॉट बी नेगेटिव। रीजन क्या है इसका? देखो रीजन हम सबको पता है कि भैया जो n है वो क्या है सर? वो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो कैसे नेगेटिव हो जाएगा? n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इज इक्वल टू 25। चलिए किसी को इस इक्वेशन का अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो, फिर हम वापस आ जाते हैं हमारे सवाल पे जहां हमारी n की वैल्यू आ रही है 25। ये क्लियर है? चलिए इसको हम साफ भी कर देते लगे हाथ। वापस आ जाते हैं यहां पे, तो हमने निकाला n इज इक्वल टू 25, तो हम क्या कहेंगे यहां पे? इन हाउ मेनी मंथ्स? तो शी वुड बी एबल टू सेव ₹2000 इन 25 मंथ्स। 25 महीने तब वो सेविंग्स करेंगी इसी पैटर्न में, तो 25 महीने बाद उनकी सेविंग्स को जोड़ के 2000 रुपए हो जाएंगे। अगर यह सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया तो 3 अंक का आ सकता है, अच्छा सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको इजीली 3 अंक मिल जाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से सब कुछ लिख के समझा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो कई बार लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां कूद जाते हैं कि SN यूज करके सॉल्व कर लेंगे, उसमें टीचर आपके आधा 1 नंबर काट लेते हैं, क्योंकि ये सब लिख के बताना, टीचर के सामने एक्सप्रेस करना कि आपको क्या लगता है, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप 97 95 इन सब पे ना अटकें गणित में, तो इस तरीके से प्रॉपर्ली इक्वेशन लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स। गुड टू गो जी सर। यदि किसी को इसका चलचित्र का चित्र लेना है तो एक बार देख लो भैया, प्रूफ इसका जो सॉल्यूशन है वो हमने उधर किया था दूसरी जगह पे, जो थोड़ा पीछे था, आप देख सकते हैं वहां पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा सवाल है ये, ट्रिग्नोमेट्री उसका ट्राइंगल चैप्टर का 5 नंबर का आ सकता है ये। देखो काफी बार रिपीट भी हुआ है, 14 17 20 काफी रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC अल्टीट्यूड AD एंड CE, देखो CE भी अल्टीट्यूड है, AD भी अल्टीट्यूड है, तो CE के पास जो ब्लैक साइन नहीं लगा है वो मैं लगा देता हूं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये देखिए ये लग गया, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है, ये हमने जता दिया यहां पे, बढ़िया से आपको भी दिख रहा होगा। चलिए, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, ओके, प्रूव दैट ट्रायंगल APE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPD। सीधे सीधे बोल दिया है तो भैया फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे गिवन,
गिवन में क्या आएगा, गिवन में आएगा अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, विथ अल्टीट्यूड्स, कौन कौन से भैया अल्टीट्यूड्स, विथ अल्टीट्यूड्स यहां पे हम लिखेंगे, देखो अच्छे से लिखना, मेरी तरह हैंडराइटिंग बुरी मत रखना। अल्टीट्यूड्स कौन कौन से होंगे हमारे अल्टीट्यूड्स, सर ये हो जाएंगे, एक तो अपना ये AD एंड CE विथ अल्टीट्यूड्स AD एंड CE इंटरसेक्टिंग एट, चलो ये भी लिख ही देते, इंटरसेक्टिंग एट व्हाट सर, एट P। चलिए और कुछ है क्या, ना जी इतना ही था गिवन में। गिवन में मैंने देखो ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, जो सवाल में स्टेटमेंट दिया था उसी को लगभग थोड़ा सा इधर उधर शब्दों के साथ खेल के एक्सप्लेन कर दिया, ताकि हमारे लोगों को समझ में आ जाए, हमारे लोग मतलब कौन, हमारे टीचर्स को समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा टू प्रूफ, तो आप चाहें तो चारों टू प्रूफ एक साथ लिख सकते हैं कि फर्स्ट में ये करना है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो अपने आप प्रूव होते जाएगा, तो आप उसको हाईलाइट करते जाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पे टू प्रूफ ना लिख के इधर लिख दे रहा हूं TP, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसे स्टेप वाइज चारों लिखने हैं और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन की ओर। चलिए सॉल्यूशन लिख लो, प्रूफ लिख लो, जो भी आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे चीजें प्रूफ करनी है तो प्रूफ लिखना ज्यादा बेटर है। सबसे पहले किसकी बात कर रही है सर, सवाल कह रहा है कि ट्राइंगल APE एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा, देखो एंड लिखने का तरीका सबका अपना अपना होता है, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और कुछ मेरे जैसे भी लिखते हैं। एंड ट्राइंगल CPD वी हैव, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने के लिए या तो साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए, जिसके बारे में पूरे सवाल में कोई भी जानकारी नहीं है तो हम कह नहीं सकते। बचा क्या, बचे अब एंगल्स। देखो क्या दोनों ट्राइंगल्स में कोई एक एंगल 90 डिग्री है क्या, बिल्कुल है सर। यहां पे हम बोलेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है, या PDC, जो भी आप लिखे, चलो आपने CDP लिख दिया ब्रैकेट में, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या होगा, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे रीजन कि भैया AD इस, नहीं इधर पे देखो E किससे बन रहा है, E बन रहा है CE से, तो ब्रैकेट में आएगा यहां पे रीजन कि CE इज परपेंडिकुलर टू AB एंड दूसरा कौन सा, दूसरा था AD परपेंडिकुलर टू BC। क्या ये क्लियर है, कोई आपत्ति, बिल्कुल नहीं सर। ये देखो एक चीज आ गई, एक एंगल तो हमें मिल गया, अब दूसरा एंगल कहां से लाएंगे, तो एंगल APE देखो जरा, इट वुड बी इक्वल टू एंगल CPD और वजह होगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल्स हमें मिल जाते हैं इक्वल, तो हम उन्हें सीधे सीधे क्या डिक्लेयर कर देते हैं, सिमिलर। तो आप कहेंगे ट्राइंगल APE इज सिमिलर टू ट्राइंगल, देखो आपके कौन किसके बराबर बोला हमने सर, A के बराबर हो जाएगा C, क्योंकि दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। PP दोनों में कॉमन है एज इट इज, E के बराबर D है क्योंकि दोनों 90 हैं तो CPD होगा, और रीजन होगा ब्रैकेट में एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्या ये क्लियर है जी सर। अब अगर एंगल एंगल सिमिलैरिटी से यहां पे काम बन रहा है हमारा, तो अब हम क्या लिखेंगे सर, ये तो हमारा पहला पार्ट ही था कि सिमिलर प्रूफ करना है, तो आपने यहां पे प्रूफ में लिख दिया सबसे पहले कि ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। अब इसी में देखोगे अगर आप, तो देखो आपको क्या क्या चाहिए, आपको AP PD CP PE चाहिए सेकेंड पार्ट में, ये कहां से आएंगे, तो सर ये तो इन्हीं के साइड से, तो आप लिखोगे सेकेंड पार्ट यहां से शुरू हो जाएगा कि AP अपॉन CP, ठीक है, डायरेक्टली सेकेंड पार्ट शुरू हो गया, इज इक्वल टू PE अपॉन PD विच इन टर्न इज इक्वल टू AE अपॉन CD। अब हमें क्या क्या चाहिए, देखो ब्रैकेट में रीजन आएगा CPST। इज दिस क्लियर जी सर। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें AP इंटू PD चाहिए, तो AP इंटू PD मतलब ये भैया ऊपर आ जाएंगे, CP इंटू PE तो ये भैया ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहां तीसरे वाले रेशियो का काम नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा भाई, मेरे पास तीनों को बराबर लिखने का ऑप्शन है, लेकिन जब मुझे दो से ही काम है तो मैं तीसरा लिख के अपना समय
और ध्यान क्यों तब लगाऊं उस पर अलग से। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर इस स्टेप के बाद कि AP इंटू PD, समझे भैया क्या बोला आपने, आपने कहा AP इंटू PD, कहां से, ये PD यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया भैया, हम घर से नहीं लाए हैं कुछ भी, पहले बोल दिए, देख लो खाली हाथ आए थे अपन, पेन वेन लाए थे अपना, बाकी कुछ नहीं। और CP इंटू PE हो जाएगा क्योंकि इस तरफ हो जाएगा। तो क्या हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए क्लियर, आराम से समझ में आ गए? जी सर कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर आ जाएंगे तीसरे और चौथे पार्ट पे, वो भी साथ में सॉल्व होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपने यहां तक कर लिया तो लगभग आपके 2-2.5 नंबर तो पक्का हो गए भाई। इसको सिमिलर का प्रूफ करने के मान लो 1.5 मार्क, इसको करने के 1 मार्क, इधर भी सिमिलर प्रूफ करने के 1.5 मार्क, इधर 1 मार्क, जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, क्योंकि आपको एग्जाम में 5 नंबर के सवाल आएंगे, आपको पता ही है। अब दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में माफ कीजिएगा, थर्ड पार्ट में हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल, किसको चर्चा में ला रहे हैं, तो हम ला रहे हैं भैया ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, CEB, ठीक है। इन दोनों के साथ हम यहां पे पूरा मामला चेक करेंगे। तो वी हैव क्या क्या होगा यहाँ पे, ADB दिख रहा है आपको, ADB, हाँ जी सर ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, बिल्कुल ठीक। और दूसरा कौन सा बोला इन्होंने, CEB, ये इस तरफ वाला ट्राइंगल है। अगर मैं अलग कलर से हाईलाइट करके आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक बनाऊं तो ये रहा, देखो पतला पेन काहे हो गया भैया, लगता है जिम जा रहा है पेन आजकल, लाइटिंग वाइटिंग कर रहा है, ये देखो ये ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको कलर अलग अलग, ग्रीन और मरून वाला। अब जैसे ही मैंने 2 कलर बनाए, सबसे पहले आपको दिखा होगा एक ऐसा एंगल जिसपे दोनों कलर हैं, कौन वाला, एंगल B, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़े हो। तो ये जो एंगल B है, इन भैया के पास दोनों कलर हैं, ग्रीन भी है और मरून भी है, इसका मतलब ये कलर या ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। और ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान होगा इस एंगल का। कहो हाँ की ना, बिल्कुल सर। तो अच्छा यहाँ पे मिल गया हमें एक सहारा। अब देखो एग्जाम में आपको तो कलर करना अलाउड होगा नहीं, तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिएगा कैसे उसको देखना है, समझना है। यहाँ पे मेरे पास तो ऑप्शन है कि भैया मैं 2 कलर से देख लूं, आप कैसे कर सकते हो एग्जाम में, देखो आप पेंसिल से थोड़ा हाईलाइट करके स्केचिंग करके अपने रफ वर्क के लिए कर सकते हो। बाकी अगर जब चित्र बनाओगे एग्जाम में तो उसको कोशिश करना कि नीट एंड क्लीन ही रखो, ज्यादा गंदा अगर वो हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम शुरू करते हैं इसको प्रूफ करना। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, तो सर सबसे पहले चर्चा होगी यहाँ पे कौन सा एंगल किसके बराबर है। तो एक तो आपने ही पकड़ा कि एंगल ABD जो है वो होगा बराबर एंगल CBE के, क्योंकि ये कॉमन एंगल है। सिंपल, स्वच्छ, सुंदर बात, एकदम क्लियर। दूसरी चीज जो होगी यहां पे वो ये कि एंगल, अब कौन सा देखो यहां पे आपको ट्राइंगल ABD बोला है, तो एंगल ADB जिसके आसपास निशान लगा है वुड बी इक्वल टू एंगल CEB, बिकॉज ये दोनों है 90 डिग्री। अब देखो इसकी वजह क्या होगी, तो ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब इसकी वजह है ADB की कि भैया AD इज परपेंडिकुलर टू BC, कॉमा क्योंकि दूसरा रीजन भी है वो होगा CE इज परपेंडिकुलर टू AB। सर जब दोनों को 90 लिख दिया तो ये अलग से ब्रैकेट में कौन किसके परपेंडिकुलर है ये लिखना जरूरी है क्या? देखो बोर्ड एग्जामिनेशन है, रिस्क लेने का कोई अपन चांस ही नहीं लेंगे भैया कि कल को ऐसा ना हो टीचर आधा नंबर काट दे या 1 नंबर काट दे भैया आपने कि मेन रीजन ना लिखा, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या हो गया, 2 ट्राइंगल में 2 एंगल हो गए बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे इनको सिमिलर, तो भैया ट्राइंगल ADB सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CEB के विद द लॉजिक ऑफ एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है ना। बस एक बार नेमिंग चेक कर लेना, A बराबर C के होगा ही, D बराबर E के क्योंकि दोनों 90 हैं, B भी कॉमन, बिल्कुल ठीक है। चलिए सिमिलैरिटी आपको मिल गई। अब आप क्या करेंगे इनको, सर अब हम इनको करेंगे सिमिलैरिटी के बाद, तीसरे पार्ट के बाद अब चौथे पार्ट का रुख, जो कि हमें कहां से मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा इनके रेशियो से। देखो आपको AB चाहिए, यहां पे है क्या, AB बिल्कुल है, और आपको ADB चाहिए, तो ध्यान रखना सारे रेशियोज लेने के लिए। तो आपने लिखा AB दैट इज पहला और आखिरी, बनाम CB पहला और आखिरी,
वुड बी इक्वल टू AD पहला और दूसरा बनाम CE। ठीक है, रीजन होगा आपका CPST। मेरा इरेजर कहाँ गया, ये रहा। चलो रीजन लिखा आपने CPST, कोई प्रॉब्लम। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए AB इंटू CE करना है, तो आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे देयरफॉर AB गुणा हो जाएगा CE से, और यहां पे CB या BC जो भी इन्होंने लिखा हो, BC लिखा है तो हम चलिए उसको BC के नाम से लिख देते हैं, BC गुणा हो जाएगा AD के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यहां पे क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ था। देखो हमेशा सवाल में टू प्रूव में क्या करना है उसको एक बार देख लिया करो, वो आपकी काफी हेल्प करता है कि कैसे चीजों को लिखना है। जैसे यहां पे अगर मैं रेशियोज लिखता तो पहले दोनों को लिखता, फिर दूसरे तीसरे को लिखता, फिर पहले और तीसरे को लिखता, लेकिन जैसे मैंने सवाल में देखा कि भैया उनको AB पहले चाहिए तो मैंने पहला और तीसरा लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी उसमें। कुल मिला के मतलब तो वही निकलना है, बस सीक्वेंस चेंज हो गया तो वो करना तो अलाउड है, सीक्वेंस तो चेंज हो सकता है। बस वही है कि हमें क्योंकि प्रूफ ये करना था तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे स्मार्ट वर्क करते हुए लिखा उस तरीके से कि हमारा अगला स्टेप सीधा प्रूफ का रिजल्ट आ जाए, तो जल्दी हो गया, समय बच गया। अगर आप नॉर्मल पैटर्न में चलते तो फिर बीच वाला स्टेप पहले गायब करना पड़ता, फिर इसको उधर भेज के आंसर आता, तो थोड़ा सा समय लग जाता है कि नहीं। इसलिए समय बचाने के लिए अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करें और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलिए तीसरा सवाल हमने यहां पे समाप्त कर दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 5 नंबर का अच्छा सवाल हो सकता था ये देखिए, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस टैन ए व्हेन मल्टीप्लाइड विद साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सेक क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। ये डॉट मतलब डेसिमल नहीं है भैया, यहां डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। अच्छा सवाल है, और अगर यहां पे आप देखेंगे इसको तो सॉल्व करते समय शायद आपको क्या करना पड़े, यहां पे दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़े। एज इन पहले LHS को सिंप्लीफाई कर दिया, फिर RHS को सिंप्लीफाई कर दिया और अपने आंसर तक पहुंच गए। सवाल में समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा थोड़ा सा, और मेरे हिसाब से ये 5 नंबर से कम का सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। चलो सबसे पहले मैंने क्या देखा यार, यहाँ पे साइन कॉस कॉट टैन इतने सारे वेरिएबल है, तो क्यों ना इनको थोड़ा कम किया जाए। तो मैंने यहां पे लिखा 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए, ये क्लियर है जी सर। और यहां हो गया प्लस कितना है सर, यहां होगा साइन ए अपॉन कॉज ए। अभी देखना मेरा पूरा ध्यान अभी फिलहाल के लिए केवल LHS पर है, ठीक है। तो ये पहले ब्रैकेट को मैंने अभी यहां पे थोड़ा सा साइन कॉस में चेंज किया क्योंकि मुझे बहुत सारे वेरिएबल दिख रहे थे, और यहां मल्टीप्लाई होके आ रहा है साइन ए माइनस कॉज ए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके साइन ए माइनस कॉज ए को इस तरफ लिख रहा हूं। कोई आपत्ति तो नहीं है सर, मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 2 करेंगे तो भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 करोगे तो भी 2 आएगा, तो सीक्वेंस का इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यहां पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर बेटर आ जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीजें। तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो पहले मैं ये साइन कॉज वाले को निपटा रहा हूं, फिर 1 पे आऊंगा, एक एक स्टेप एट अ टाइम। एलसीएम लिया तो कॉज ए इंटू कॉज ए हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, केवल यही डिवाइड हो रहा है, अभी 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, 1 अभी अलग है, तो 1 प्लस यहां पे है साइन ए कॉज ए। अब ईमानदारी से बताओ आप में से कितने लोगों के मन में विचार आया कि कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 लिख देते हैं। सर हमारे मन में तो आया, लेकिन वो चीज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अभी जब आप इसको आगे बढ़ते हुए देखोगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर अगर आपने जो बताया उसके हिसाब से करें तो फिर हमारा काम इजी हो जाएगा। चलो यहां देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, इसको एज इट इज रहने दो, साइन ए माइनस कॉज ए, इधर आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन ए कॉज ए, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा प्लस कॉज स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे होल डिवाइड बाय व्हाट सर, होल डिवाइड बाय, यहां पे हम लिखेंगे साइन ए कॉज ए, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब जरा 2 मिनट अपने मस्तिष्क में इसको एक बार रीड करो कुछ इस फॉर्म में, ये है x माइनस वाई, ठीक है।
ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या आपने ये पहले कभी सुना है? एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने पहले कभी सुना है? बिल्कुल सुना है सर। कहां सुना है? तो भैया ये आपने सुना होगा कक्षा 9वीं में, जहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। याद आया? बिल्कुल सर। तो बस वही आइडेंटिटी देखो साफ साफ लिखी, अब आपको एक्सपैंडेड फॉर्म से छोटे वाले फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखोगे यूजिंग, ये देखो हम इसी के आगे बढ़ रहे हैं भैया। तो जो ऊपर मैंने आपकी पहचान के लिखा था, अब मैं उसको गायब कर रहा हूं, क्योंकि वो एक्चुअली, क्योंकि अब देखो अभी तो अपन समझ रहे हैं तो लिख सकते हैं, पर एग्जाम में अगर ऐसे लिखोगे तो टीचर को क्या लगेगा कि छोटा बच्चा है क्या। तो इसलिए बेहतर क्या है, ऐसे लिख दो कि यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वी गेट, यहां पे हो जाएगा आपका जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा वो सर? वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्यूब क्यू ए है, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, ठीक है, अपॉन कितना सर? अपॉन हो जाएगा ये साइन ए कॉस ए, चलिए अपॉन हो जाएगा साइन ए कॉस ए। इज दिस क्लियर? कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसको आप सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास ऑप्शन है सिंप्लीफाई करने का? बिल्कुल है सर। देखो एक चीज ये कर सकते हो कि इनको अलग अलग कर दो, तो जब आप अलग अलग कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा साइन क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए, ठीक है, माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन कितना? अपॉन साइन ए कॉस ए। अब जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करो और मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में अपना आंसर लिख दो कि सर यहां से क्यूब, ये एक साइन कैंसिल तो स्क्वायर बचेगा, यहां से इसका क्यूब का एक कैंसिल तो स्क्वायर बचेगा और कॉस ए कैंसिल, तो यहां बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस यहां पे है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब इसको भी मैं इस रूप में ला सकता हूं। कैसे सर? देखो साइन स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कॉस ए को हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बोला, देखो साइन जो होता है साइन थीटा या साइन ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, ये करेक्ट है, कॉस ए के, माफ कीजिएगा, साइन ए वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए के, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं यहां पे जब साइन स्क्वायर ए कर दूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होल अपॉन 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, ये क्या हुआ? ये आपने साइन और कॉस दोनों को सेक और कॉसेक में चेंज किया, क्योंकि आंसर उसी फॉर्म में आ रहा है। यहां पे भी हम कर सकते थे कि इसको लिखा 1 अपॉन कॉसेक, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो इसलिए बेहतर है यहां पे हमने कर दिया, ये हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉसेक ए। देखना एक बार, ध्यान समझना फिर से, मैं यहां पे आपसे ये कह रहा हूं कि साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन की जगह आ गया 1 अपॉन कॉसेक, क्योंकि वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉस की जगह आ गया 1 अपॉन सेक, क्योंकि वो भी रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे यहां पे, जब आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहता है ना, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है और नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाता है रेसिप्रोकल। ये आपको याद आया? तो अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे अब हो ये जाएगा, अगर मैं व्हाइट स्क्रीन ले लूं तो यहां पे अब क्या हो जाएगा सर? यहां पे हो जाएगा जैसा कि आपने लिखा था कि 1 अपॉन, देखो यहां पे क्या था सर, जो ओरिजिनल था पहले मैं वो लिखता हूं, तो यहां था 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ये थोड़ा पेन हमारा पतला मोटा हो रहा है, एक बार अच्छे से लिखते हैं, तो चलिए यहां पे ट्राई करते हैं। 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए होल अपॉन 1 अपॉन सेक ए, इस तरफ ये था, बिल्कुल ठीक। माइनस है शायद, देखो एक बार, हाँ जी सर माइनस है, देखिए 1 अपॉन, अब हम लिखेंगे यहां पे था 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए होल अपॉन कितना? होल अपॉन 1 अपॉन कॉसेक ए।
फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन से डिवाइड करते समय ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहता है, ये आपको बचपन से सिखाया गया है, ठीक है, कि ऊपर वाला फ्रैक्शन रहेगा एज इट इज और नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाएगा क्रॉस क्या अल्टी पल्टी। तो न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे, यहां पे भी सेम, तो 1/sec² a, ठीक है, इंटू कॉजेक a अपॉन 1। चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec a अपॉन कॉजेक स्क्वायर a माइनस कॉजेक a अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है, बिल्कुल ठीक सर। अब आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा सेक क्यूब ए माइनस कॉजेक क्यूब ए होल डिवाइड बाय नीचे आएगा कॉजेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में है तो सेक स्क्वायर ए को पहले लिख दो, कॉजेक स्क्वायर ए को बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका आरएसएस। 5 नंबर का अच्छा सवाल, एक बार दोबारा आपको समझाते हैं कहानी क्या थी। कॉट टैन साइन कॉस बहुत सारे थे, हमने उसको साइन कॉस में चेंज किया, एलसीएम लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सामने सामने दिख रहा था, फिर भी उसको नहीं लिखा बल्कि उसको यूज किया आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हमने फिर एलसीएम जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको अलग अलग करके चीजों को कैंसिल किया, कुछ इस रूप में मिला। इन सब को हमने साइन कॉस की जगह कॉजेक और सेक में चेंज किया क्योंकि क्वेश्चन का आंसर सेक और कॉजेक में आ रहा था। उसके बाद फिर हमने दोनों फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हुए थोड़ा एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आए, फिर लिया एलसीएम और हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले यहां का देख लो, ये लगा मैंने नीचे वाला भी पूरा क्लियर कर दिया, और दूसरा स्क्रीनशॉट आप कहां का देखेंगे? इधर का। ऑल गुड टू गो? जी सर। चलिए स्क्रीन यहां पे हो जाएगी क्लियर। वापस आ जाते हैं हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 4 पे, यहाँ पे भी स्क्रीन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त। हमारा 5वां क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है आपसे? अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन, तो यह है वर्ड प्रॉब्लम, 2 बार रिपीट हो चुका है 2012 में और 20 में एग्जैक्टली सेम। अब यहां पे आपको यह भी समझना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम का सवाल है, तो भले ही सिचुएशन चेंज हो जाए पर लॉजिक या कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होते। तो हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम सवाल ना आया हो पर वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है कि हर साल आते ही आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए और अप्रोच बनाने के लिए। ध्यान से सुनना कि कैसे सवाल को पूरा पढ़ा जा रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है, फिर सॉल्व किया जा रहा है। तो यहां लिखा है सबसे पहले, अ पैसेंजर वाइल बोर्डिंग द प्लेन slipped from the stairs and got hurt। अरे लग गई बेचारे को। The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment। Due to this, इस पूरी घटना के वजह से सबसे इंपॉर्टेंट यहां क्या मिला? प्लेन got delayed by half an hour। प्लेन आधा घंटा डिले हो गया, ठीक है। To reach the destination 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, ठीक है। So that the passengers could catch the connecting flight, the speed of the plane was increased by 250 km प्रति आवर than the usual speed। Find the usual speed of the plane। ठीक है, अब देखो यहां पे जो जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने यहां पे ऐसे हाईलाइट कर दी है। सबसे पहले यहां पे देखो ये कह रहे हैं, ठीक है, कि 2 केस बनेंगे, केस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा केस 2, ठीक है। अब जो आपकी डिस्टेंस है वो तो दोनों के लिए फिक्स है, कितनी? 1500 किलोमीटर, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? यदि कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो क्या बोल रहे हैं वो, 1500 किलोमीटर। अब स्पीड जो है वो पहले होती x, ठीक है। अब नई स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आपने 250 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड बढ़ा दी, तो ये हो जाएगी x प्लस 250, ठीक है। अब बात अगर मैं करूं यहां पे टाइम की, तो आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं दिया है पर आपको यह बताया गया है कि स्पीड बढ़ाने से टाइम बच गया। अब देखो वो कैसे बताया गया। तो पहले मैं आपसे थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जानना चाहूंगा कि आपको पता होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू
टाइम होता है। तो अगर मुझे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक सर। तो पहले केस में आपका टाइम हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय एक्स, बिल्कुल ठीक। दूसरे केस में 1500 डिवाइड बाय एक्स प्लस 250। अब सवाल यह है कि दोनों में फर्क क्या है सर? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है तो टाइमिंग का फर्क होगा। अब टाइमिंग में फर्क कितना होगा? तो देखो टाइमिंग का फर्क यहां पे हम कहां पकड़ेंगे, तो देखो लिखा हुआ है वहां पे सवाल में कि आप कितने देर से डिले हो गए, हाफ एन आवर से। कितने देर से डिले हो गए? हाफ एन आवर से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों टाइमिंग के बीच का डिफरेंस वुड बी हाफ एन आवर? डिफरेंस कितना आएगा? हाफ आवर। सर ये आपको कैसे पता? देखो वो कह रहे हैं कि क्योंकि कोई इंजर हो गया था तो आधा घंटा डिले हो गए। अगर वो नॉर्मल स्पीड पे चलता तो उसको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगता, ये जो डिले हुआ वो उसको कवर करना पड़ता। पर उसने क्योंकि अपनी स्पीड बढ़ा दी तो ये जो आधे घंटे का डिले था ये इसने कवर कर लिया। तो ये आधे घंटे का डिले जो एक्स्ट्रा हो रहा था वो कवर कर लिया। जो नॉर्मली अगर वो स्पीड पे चलता तो उसको आधे घंटे का डिले देखना ही पड़ता, पर यहां पे क्योंकि स्पीड बढ़ा दी तो डिले आधे घंटे का जो था वो मिनिमाइज हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब साफ है कि यहां समय ज्यादा लगता क्योंकि इसमें स्पीड कम है, इसमें स्पीड ज्यादा करके उन्होंने समय बचाया है। ये क्लियर है सर? लेकिन इसमें लिखा है हाफ एन आवर, तो आपने भी हाफ आवर लिख दिया, 30 मिनट्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है। जो स्पीड थी आपने बढ़ाई थी वो भी किलोमीटर प्रति आवर में बढ़ाई है, तो ये जो हाफ है इसको भी हम आवर ही मानेंगे। अब क्लियर है? क्योंकि ये स्पीड ज्यादा थी, कम थी तो ये टाइम ज्यादा लेगा, और ये स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लेगा। तो बड़ी वैल्यू कहां पे होगी? ज्यादा टाइम कौन लेगा? यूजुअल स्पीड वाला प्लेन। तो इसीलिए जब हम यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या लिखेंगे हम? 1500 बाय एक्स माइनस 1500 बाय 2 एक्स प्लस 250, क्योंकि ये स्पीड तेज है तो समय कम लेगी, छोटी वैल्यू होगी ये, इज इक्वल टू हाफ। आपने क्या करना है? आपने एक काम ये करना है सबसे पहले कि ऊपर लिख देना लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी एक्स। उतना लिख के आप ये टेबल बना सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप अपने टीचर को बहुत अच्छे समझाएंगे यदि आप ये टेबल बना लेंगे तो। ठीक है, ये क्लियर है? बस उसके पहले क्या लिख देना कि लेट द यूजुअल स्पीड, जो भी वर्ड है यूजुअली है ना, हाँ, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन सॉरी प्लेन है ना, माफ कीजिएगा, प्लेन बी एक्स किलोमीटर प्रति आवर। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में लिखवा दिया, अब आप इसको खुद से लिख लेना, मैंने आपको सिर्फ बता दिया क्या लिखना है। अब बस हमें क्या करना है? हमें मेहनत करनी है इस इक्वेशन को सॉल्व करने की और हमारा काम हो गया। चलिए इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले 1500 लेंगे कॉमन, अंदर आ जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में यही है, जितना अच्छे से आप सवाल को समझोगे, कहानी को समझोगे, जितना उसको एंजॉय करके सिचुएशन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, उतना अच्छे से और उतना इजीली आपका आंसर आ जाएगा। द मोमेंट आप उसको एज अ बर्डन लेके चलोगे, कहानी के मजे नहीं लोगे, कहानी को समझोगे नहीं, तो फिर आपसे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हाफ। अब यहां पे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1500, एलसीएम लेने के बाद इधर आएगा x माइनस एक्स प्लस 250 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय, ये आपने एलसीएम ले लिया तो नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया x इंटू एक्स प्लस 250। ठीक है, x प्लस 250 ये ब्रैकेट के अंदर बंद इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा और, ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बता सकें। क्योंकि देखो हमारा काम केवल सिचुएशन को एनालाइज करना नहीं है, हमारा काम ये भी है कि हम सही आंसर तक पहुंचे। चलो x में से x गया तो इधर आया 150 या 1500 माफ कीजिएगा इंटू 250 होल अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पे क्या होगा? ये होगा 1500 इंटू 250
इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। चलिए अब यहां पे जब आप 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 500 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 500। गो स्टेप बाय स्टेप। आपसे अगर हो जाता है मल्टीप्लीकेशन तो वेल एंड गुड, भाई मेरे से नहीं होता है कभी कभी तो मैं डरता हूं थोड़ा सा। 15 5 हो जाएगा 75। तो 15 5 75 और 1 2 3 4 जीरोस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। चलिए फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए यहां पे जगह की कमी है, आप चाहें तो इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार के लिए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, चलिए तो फाइनल इक्वेशन अब क्या बनेगी यहां पे, तो सर वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस कितना होगा, माइनस 75 15 5 होगा आई थिंक 1 2 3 4 जीरोस इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो सर। जी हाँ बिल्कुल, हमने चेक किया तो ये 7500 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 250 प्लस के साथ है। चलिए अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2500 आ जाए और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कितना आ जाए, 75 और ये 2 जीरोस। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये अगर हम इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 से 25, 1 2 3 4, फिर से 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा तो सर ये हो जाएगा 3 5 3 से कितना होता है 15, तो 1 2 3 4। तो ऐसा कुछ करें क्या हम, देखो 250 कैसे आएगा और सोचो सर। 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 और ये 2 जीरो। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे 5 5 25 25 3 से कितना होगा 75 और एक 10 से कर दो डायरेक्टली। चलो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा 1000। तो 5 5 25 25 3 75 75 10 हो गया 750 और 750 और 1000 दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 250 मिलेगा। तो यहां पे हमें हमारे दो फैक्टर्स कौन कौन से मिल गए, एक 750 मिला और दूसरा मिला 1000। अब देखो ये जो मैंने आंसर निकाले इसके पीछे का एक ही जवाब है, वो है कि प्रैक्टिस। मैंने इतने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके रख लिए कि मुझे अंदाजा हो जाता है कि कैसे निकलेंगे, इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है भैया। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान देते हुए सर दोनों को माइनस करेंगे 250 ही आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 7 5 1 2 3 4 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 1000 आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास x है। इसके पास दो थे, एक अंदर एक बाहर, इसके पास एक ही था पूरा का पूरा बाहर। यहां से मैं माइनस 750 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा x माइनस, जब आपने 750 ले लिया तो 1000 बचेगा, लेकिन हाँ बाहर आपने माइनस लिया है तो दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। अगर आप यहां से x प्लस 1000 पूरा का पूरा ले लेंगे कॉमन तो इधर केवल x और एक 750 बचेगा और यहां से x की वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, या तो 1000 या फिर 1000 नहीं, या तो माइनस 1000 क्योंकि पॉजिटिव है, या फिर 750 नेगेटिव था साइड चेंज करेगा तो पॉजिटिव। अब स्पीड है भैया, गति कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बुझे कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, आप लिखोगे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, आपकी स्पीड हो जाएगी x हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फाइनल आंसर के रूप में कि भैया स्पीड ऑफ द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 750 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वही हमारी x की वैल्यू है। और यहां पे देखो सिचुएशन में अगर आप देखोगे 1500 किलोमीटर था, हमारी यूजुअल स्पीड आई कितनी, तो हमारी यूजुअल स्पीड आई 750 किलोमीटर प्रति आवर, तो उसके हिसाब से 2 घंटे लगते। पर अगर उसने 250 से बढ़ा दी तो स्पीड हो जाती 1000 किलोमीटर प्रति आवर और फिर लगता 1.5 घंटा, जो कि यहां पे सही है कि आधे घंटे का डिले उस व्यक्ति ने कवर कर लिया। यदि आपको चलचित्र का चित्र लेना है तो एक बार इसका देख लो और एक बार इधर का देख लो। इसका स्क्रीनशॉट हो गया इक्वेशन सॉल्विंग का, बिल्कुल सर, तो स्क्रीन क्लियर। अब आज ओरिजिनल पार्ट पे इसका भी हो जाएगा। हाँ जी सर, ये हटा देता हूं मैं, लीजिए क्लियर। यस सर, चलिए हमारे 5 क्वेश्चन तो यहां समाप्त हो गए।
अच्छे क्वेश्चन थे 5। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 यहां पे क्या बोल रहा है, अ थीफ रन्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स आफ्टर द थीफ टू कैच हिम। ठीक है, 1 मिनट के बाद, ध्यान रखना अभी थीफ की स्पीड कितनी है, अभी थीफ की स्पीड है 100 मीटर प्रति मिनट। 1 मिनट के बाद a policeman runs after the thief to catch him. He goes with a speed of 100 meter per minute in the first minute and increases his speed by 10 meter per minute every succeeding minute. वाह ठीक है, after how many minutes the policeman will catch the thief. आपको सवाल समझ में आया? देखो सवाल है यहां पे thief और पुलिसमैन के बीच, और किसके बीच, पुलिसमैन के बीच। ठीक है, जो थीफ है वो 100 मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है, 100 मिनट प्रति मिनट। ठीक है, जो पुलिस वाला है वो भी शुरू कर रहा है 100 मिनट प्रति मिनट से, लेकिन इन जनाब की स्पीड जो है, किन जनाब की, हमारे जो थीफ भैया हैं ये हैं यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब ये कितने भी टाइम तक ऐसे ही 100 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से दौड़ रहे हैं। अब पुलिस वाले को क्या समझ में आया कि यार अगर मैं इसके बराबर ही दौड़ूंगा तो हमेशा पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि मैंने वैसे भी 1 मिनट लेट स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मुझे अपनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इनकी स्पीड इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ठीक है, अब इंक्रीज का रेट क्या है, इंक्रीज का रेट है 10 मीटर प्रति मिनट। सवाल समझना भैया, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, 11, 12, 15, 20। ठीक है, अभी सबसे बड़ा सवाल तो यही आएगा दिमाग में कि ये सवाल है कौन से चैप्टर का। आधे लोग तो वही सोच रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे कि सर क्वाड्रेटिक का है, कुछ सोच रहे होंगे कि सर लीनियर का है। अब आप मुझे बताइएगा जब मैं पूरा आपकी कहानी बता दूंगा। तो इसकी जो इंक्रीज की स्पीड है वो कितनी है, वो ध्यान से देखो यहां पे। तो इंक्रीज एट 10 मीटर प्रति मिनट, राइट, हर मिनट में वो 10 मीटर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा। अब मैं आपको यहां पे क्या बोल रहा हूं, ये दोनों कहानी समझ में आ गई। अब क्योंकि पुलिस वाला अपनी स्पीड हर मिनट में 10 मीटर बढ़ा रहा है, तो वो कभी ना कभी तो चोर को पकड़ ही पाएगा, क्योंकि वो स्पीड अपनी बढ़ाते जा रहा है। अब सवाल की गंभीरता को समझते हुए यहां पे आपको पता है किस चीज की जरूरत है, एक बढ़िया से टेबल की। ठीक है, इस टेबल में हम क्या करेंगे, इस टेबल में हम मिनट बाय मिनट कंपैरिजन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहां पे हमने कर दिया, ये हो गया हमारा मिनट वाला कॉलम, इधर थीफ इधर पुलिसमैन। ठीक है, चलिए ये सब लिख देता हूं भैया, क्योंकि देखो मुझे क्या होता है ना, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स में भी कंफ्यूजन होता है। तो मिनट्स, थीफ और ये पुलिस। अब समझना भैया अगर ये टेबल आपने सही से फिल कर दिया ना तो आपका काम हो जाएगा। जब ये चेज स्टार्ट होगी, पहला मिनट हो गया, थीफ कितना भागा है, सर थीफ भाग रहा है 100 मीटर प्रति मिनट से। तो 1 मिनट के बाद थीफ ने कवर किए 100, पुलिस ने कितने कवर किए पहले मिनट के बाद, सर आफ्टर 1 मिनट भागा है पुलिस वाला। तो मतलब पहले मिनट में पुलिस वाला नहीं भागा, तो ये भाई साहब कितना हो जाएंगे, डैश हो जाएंगे। ये अभी अपने कुर्सी पे बैठे हैं, इन्हें कोई बताएगा कि भैया ये भागा है पुलिस वाला को, कि थीफ भाग रहा है, जाओ पकड़ो, तब तो वो उठेंगे ना। तो उनको उसमें 1 मिनट लग गया। अब हो गई समय सीमा 2 मिनट। तो ये जनाब कितना भाग गए, ये जनाब भाग गए 100 और। तो अब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इनने, तो अब इनने डिस्टेंस कवर कर लिया है 200। ठीक है, और इधर पे पुलिस वाले भैया अभी भागना शुरू हुए, तो उनका भी 100 ही कवर होगा। लेकिन सर पुलिस वाले की स्पीड तो है फर्स्ट मिनट में 100, आपने तो इसको 2 पे लिख दिया। अब देखो वो 2 मिनट इस हिसाब से हुआ कि जब से वो पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। पुलिस वाले का पहला ही मिनट है, पर लेकिन थीफ के हिसाब से तो दूसरा मिनट शुरू हो गया ना, तो हम उसके कंपैरिजन में देख रहे हैं। ठीक है, अब 3 मिनट जब हो जाएंगे तो ये भैया हो जाएंगे कितने, तो सर ये भैया हो जाएंगे 300। और इधर पे सर, इधर पे जो अपने पुलिस वाले अंकल हैं वो बढ़ रहे हैं, 100 के बाद हो जाएंगे देखो 200। और उनने स्पीड बढ़ा भी दी है, कितनी, उनने स्पीड बढ़ा दी है +10, तो ये हो जाएगा 210, क्योंकि सेकेंड मिनट में उनकी स्पीड कितनी हो जा रही है,
210 हो जा रही है उनका डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं केवल स्पीड की बात करूं, टोटल डिस्टेंस की बात ना करूं, तो ये हो जाएगा 100। तीसरे मिनट में इनकी स्पीड भी है 100, ये जनाब हो गए 110। चौथे मिनट में इनकी स्पीड 100, इनकी हो जाएगी 120, ठीक है। पांचवें मिनट में इनकी 100, और ये कितने हो जाएंगे, तो सर ये भी बढ़ाएंगे अपनी स्पीड, तो 130। पहले मिनट में इनकी कितनी थी, 100 थी, उसके बाद क्या हो रहा है, हर अगले मिनट में वो 10-10 से स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो 10, 120, 130 एंड सो ऑन, ठीक है। अब सवाल देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर आप टेबल को ऑब्जर्व करो तो यहां पे जो ये वैल्यूज हैं, जो स्पीड है, वो क्या फॉर्म कर रही हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं एपी। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, क्लियरली द स्पीड्स या द स्पीड पैटर्न ऑफ थीफ एंड पुलिस, दोनों का, थीफ एंड पुलिस फॉर्म एन एपी। तो सवाल है किसका भैया, सवाल नहीं है किसी और चैप्टर का एक्सेप्ट एपी। हमें लग रहा था सवाल किसका होगा, सर हमें लग रहा था सवाल क्वाड्रेटिक का हो सकता है, लीनियर का हो सकता है, क्योंकि स्पीड वाले अक्सर सवाल वहीं पे आते हैं, लेकिन यहां पे सवाल है एपी का, और इसीलिए ये 5 मार्क्स का सवाल बन जाता है, क्योंकि हम में से आधे लोग तो यही नहीं पहचान पाएंगे कि सवाल है किसका, करना क्या है, ठीक है। मैंने भी क्या किया, देखो समझ में मुझे भी नहीं आता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको सिंपल टर्म्स में ब्रेक करता हूं कि मिनट का कंपैरिजन करके देख लो। और यहां पे हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पीड, और ये हो गया स्पीड ऑफ थीफ और स्पीड ऑफ पुलिस, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम 1 2 3 4 5, इनका टाइम थोड़ा अलग चलेगा, यहां पे 1 2 3 4 होगा इनका, तो वो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको करना क्या है कुल मिला के आपको अब ये देखो, आपको यहां पे अब ये समझना है कि जब थीफ को पकड़ेगा पुलिस, ठीक है, जब थीफ को पुलिस पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सर जैसे ही थीफ पुलिस को पकड़ेगा, ठीक है, सॉरी उल्टा बोलना मुझे, क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे ही पुलिस थीफ को पकड़ेगी, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो होगा बराबर, तभी तो पकड़ पाए ना, देखो वरना कैसे पकड़ पाते। तो कुल मिला के यहां पे आपको वह वैल्यू फाइंड करनी है जो कि दोनों के लिए बराबर हो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, सर स्पीड इनटू टाइम करके। तो कुल मिला के आपको वो जगह पहुंचनी है जहां पे दोनों हो जाएं बराबर, ठीक है। सर दोनों की स्पीड बराबर नहीं, देखो दोनों की स्पीड तो बराबर अब हो ही नहीं सकती, क्योंकि पुलिस वाले की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो यहां पे बेसिकली अगर मैं ऐसे लिखूं तो देखो AP1 हो जाएगा आपका, जो पुलिस जो आपके थीफ के लिए है वो हो जाएगा 100 100 100 एंड सो ऑन। तो इसके A की वैल्यू 100, इधर पे D की वैल्यू 0, N हमें पता नहीं है। जो सेकेंड AP है यहां पे लिख दो AP1, ठीक है। सेकेंड AP है वो है पुलिस वाले की AP2, उसकी स्पीड की हम यहां पे बना रहे हैं AP, तो वो हो जाएगी 100 प्लस और कॉमा हो जाएगा यहां पे, अगली स्पीड है 110, अगली है 120, फिर है 130 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे आप करोगे A की वैल्यू 100 और D की वैल्यू 10, ठीक है। जब पुलिस वाला पकड़ेगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट, जब पुलिस वाला पकड़ेगा तब क्या होगा, सर तब ये होगा कि भैया दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दोनों जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब मान लो अगर ये टाइम टेकन अगर हम मान ले यहां पे ठीक है, तो यहां पे होगा टाइम टेकन बाय पुलिस, टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच थीफ, कितना मान ले, सर x मान लेते हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच थीफ बी x। इसका मतलब पुलिस वाला कितनी देर के दौड़ रहा है, सर पुलिस वाला दौड़ रहा है x मिनट्स के लिए, तो यहां n की वैल्यू हो जाएगी x। और इसी हिसाब से यहां मैं लिख रहा हूं n वुड बी इक्वल टू x प्लस 1। सर आपको ये कैसे पता, मेरे भाई ये 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ा है ना, क्योंकि देखो इसने पहले शुरू किया था, पुलिस वाला 1 मिनट बाद आया, तो x प्लस 1, ये क्लियर हो गया।
जी, यहाँ पे समझ में आ गया अब आपको। इतना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको लग रहा होगा, पर देखो x+1 कहां से आया, क्योंकि अगर हम पुलिस वाले का टाइम मान ले x मिनट, तो थीफ उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ा है, इसलिए x+1। अब जब पूरा काम हो जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा बराबर, लेकिन इसमें हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसमें बेसिकली डिस्टेंस निकलेगा सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला से। कैसे? ऐसा रॉकेट छोड़ देते हो सर आप कि आपने बोल दिया सम ऑफ n टर्म्स लगेगा। देखो यहां ध्यान से सुनो, एक टेबल को पकड़ो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 2 मिनट में थीफ कितना दौड़ा, सर 100 + 100 200। अगर मैं बोलूं 5 मिनट में थीफ कितना दौड़ा, तो सर यहां पे हो जाएगा 500। ये आप क्या कर रहे हो, सबको ऐड ही तो कर रहे हो। एग्जैक्टली। अब आ जाओ पुलिस वाले की तरफ। पुलिस वाला 1 मिनट में कितना दौड़ा, सर 100, उसका 1 मिनट, ठीक है, चोर का नहीं, उसका 1 मिनट। फिर उसके बाद 2 मिनट में कितना दौड़ेगा, तो सर पहले मिनट में वो 100 दौड़ा, दूसरे में दौड़ेगा 110, दोनों मिला के हो गया 210। ये क्या हुआ, इन दोनों का एडिशन। तीसरे में कितना दौड़ रहा है, सर तीसरे मिनट में वो दौड़ रहा है 120 की स्पीड से। अब यहां समझना, अगर मुझे कोई बोले कि 3 मिनट के बाद पुलिस वाला कितना दौड़ा, तो मैं इन सबको ऐड करके लिख दूंगा 330, कि पहले मिनट में 100, दूसरे मिनट में 110, तीसरे में 120, सबको ऐड करके 330। तो जब मैं कह रहा हूं डिस्टेंस निकालने के लिए सम ऑफ n टर्म्स करना पड़ेगा, तो बेसिकली मैं यहां पे बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं कि डिस्टेंस आप जब भी पता लगाते हैं तो इट इज ऑलवेज स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे हम कंपेयर कर रहे हैं स्पीड और टाइम को, कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितनी स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर हुआ, और उन सबको ऐड करके क्या आंसर आ रहा है। तो जो पैटर्न बन रहा है वो एपी का बन रहा है, इसलिए सम ऑफ n टर्म्स यूज करेंगे हम डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यहां पे हम लिख रहे हैं कि टू कैलकुलेट, ठीक है, टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, वी वुड, क्या करेंगे हम, सर डांस करेंगे, नहीं भैया, वी वुड यूज फॉर्मूला ऑफ, वी वुड यूज SN, ठीक है। या फिर यू कैन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा ऐसी भाषा में, थोड़ी एग्जाम के हिसाब से, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड would be calculated using SN, ठीक है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहां पे हम लिखेंगे SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब यहां पे आप देखो SN निकाल रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, सर अब दोनों AP का अलग अलग लिख लेगा, तो लिखोगे फॉर AP1, जो पहली AP है उसके लिए अलग होगा, उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो सर वहां पे हो जाएगा डिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखा मैंने SN, ताकि मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं SN निकाल रहा हूं, n/2, तो मैंने यहां पे n क्या रखा है, x+1 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ये माना है कि पुलिस वाले को x मिनट लग रहे हैं और चोर 1 मिनट एक्स्ट्रा दौड़ा है, क्योंकि वो पहले शुरू कर गया था। तो x+1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 100 2a प्लस n-1, तो x+1 -1 इंटू 0। वैसे भी इसका कुछ रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा वो। तो यहां से आपका डिस्टेंस आ गया पहली AP से x+1/2 इंटू कितना हो जाएगा, सर ये हो जाएगा 200। अब आप इसको कैंसिल कर देंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी x+1 इंटू 100। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं फिलहाल, अगर हम दूसरा डिस्टेंस निकाल लेंगे दूसरी AP से, उसके बाद कंपेयर करेंगे, तब जाके हमें सही आंसर मिलेगा। चलिए यहां पे हमने एक पार्टीशन कर दिया, अब हम आ जाते हैं दूसरी AP पे। दूसरी AP है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फॉर AP2। अब AP2 किसकी है, AP2 भैया पुलिस की है, तो ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दो AP2, तो ये हो गई पुलिस, ठीक है। ये किसकी थी, AP1, AP1 के ब्रैकेट में भी लिख दो थीफ। आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको पता ही है अपना अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा तंग है, एक बार चेक कर लेते भैया। तो थीफ की स्पेलिंग THIEF, देखा मुझे पता ही था मैं हर जगह गलत ही लिख रहा हूँ। ये ई और आई का बहुत झंझट है, लोग आपस में क्यों नहीं बात कर लेते कि कोई भी हो अपन एक ही मीनिंग मानेंगे। चलिए अब यहाँ पुलिस में तो सही होगी, एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ पुलिस। चलिए जो है सो है। अब यहाँ पे देखो आप, d हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x/2
सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं भैया, एसएन का फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाता है। ये भैया शुरू करेंगे 2 इंटू 100, ये भी ठीक है, प्लस यहां आ जाएगा x माइनस 1 इंटू यहाँ पे d आ जाएगा 10, क्योंकि इसमें चीजें हो रही हैं, स्पीड 10 की स्पीड से बढ़ रही है, आपका जो n है नंबर ऑफ मिनट से वो तो हमें फाइंड ही करना है, इसलिए वहां पे हमने x लिखा है। चलिए तो ये हो जाएगा d इक्वल टू एक्स बाय 2, ठीक है, अंदर हो जाएगा 200 प्लस 10x माइनस 10। क्या ये क्लियर है? ये आपने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो d हो जाएगा, यहां पे देखोगे x बाय 2, इधर हो जाएगा 200 की जगह पे 190। सर आपको कैसे पता? 200 माइनस 10 किया तो 190, ठीक है, प्लस 10x, ठीक है। इक्वेशंस थोड़ी जटिल लग सकती हैं, पर जितना सिंप्लीफाई कर सकेंगे उतना करेंगे। यहां पे अगर आप 10 कॉमन ले लोगे तो x बाय 2 इंटू लिया आपने अगर 2 कॉमन फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपको ये नीचे का 2 कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा कितना? तो सर 190 का हाफ हो जाएगा, मतलब 95, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। 5 और 5 10 और 9 9 18, नहीं सर 95 भी नहीं, कितना होगा भैया? 190। देखो 100 डिवाइड करो 2 से, सर 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा कितना सर? 1 कैरी तो 95 ही आएगा भैया, प्लस 5x, ये 2 से 2 कैंसिल। अब d मिला आपको यहां से, अगर मैं इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो 95x प्लस 5x स्क्वायर। इधर भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से भी d मिलेगा हमको, d इज इक्वल टू 100x प्लस 100। अब ये देखो दोनों d की वैल्यू है जी सर, क्या दोनों का बराबर होना बनता है? बिल्कुल सर, दोनों ही d की वैल्यू है, दोनों को हम साथ में इक्वेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ये क्लियर है सबको? इतना अगर किसी को देख के स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपका बढ़िया से दिमाग इस्तेमाल करवाता है। अब यहां देखो क्या मिला था आपको, सर हमको मिला था इस तरफ से 100 प्लस 100x इज इक्वल टू, इधर से मिला था 95x प्लस 5x स्क्वायर। या इसको मैं अपने आराम के लिए मैं कैसे कर रहा हूं, इसको लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं कि पहले लिख दिया मैंने यहां पे देखो 5x स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखा प्लस 95x, क्योंकि एडिशन है तो सीक्वेंस चेंज हो सकता है, इज इक्वल टू 100x प्लस 100, ठीक है, क्या लिखा? इक्वल टू 100x प्लस 100। अब इन दोनों को इधर ले आओ तो 5x स्क्वायर प्लस 100x प्लस 95x माइनस 100x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे प्लस नहीं, ये भी कितना होगा? ये भी होगा माइनस, क्योंकि देखो प्लस था, साइड चेंज करेगा तो माइनस। इक्वेशन हो गई 5x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, माइनस 100 इक्वल टू 0। आप चाहें तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर सकते, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये क्या किया आपने? पूरी इक्वेशंस को 5 से डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाय 5। कल को आप कंफ्यूज ना हो जाएं भैया, ठीक है। मुझे पता है सवाल थोड़ा लंबा जा रहा है, पर अब क्या कर सकते हैं भैया, देखो है तो है सवाल, पर अगर इसको अभी मैं समझा रहा हूं तो मैं समझ ले रहा हूं। अगर आप एक बार समझ जाएंगे फिर तो आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब दो नंबर जिन्हें गुणा करने पे आए 20 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आए माइनस एक्स, तो ये तो बहुत सिंपल है, माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 5, प्लस 4 कॉमन लिया, अंदर आया x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 4 का कॉम्बिनेशन, तो इसको आप करेंगे यहाँ पे इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी या तो 5 या फिर माइनस 4। टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो आप लिखोगे कि सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, x would be equal to, therefore x would be equal to क्या? therefore x would be equal to 5 minutes, क्योंकि x क्या है भैया? टाइम है। तो पुलिस वाले को कितना समय लगेगा? पुलिस वाले को 5 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे भैया? 5 मिनट लगेंगे चोर को पकड़ने में, ठीक है। तो चोर कितनी देर भागा होगा? चोर भागा होगा 6 मिनट। 6 मिनट में इसने कवर किया होगा 600,
और जो ये अपने पुलिस भाई साहब इन्होंने भी 10-10 से स्पीड बढ़ा के 6 मिनट 5 मिनट में ही कवर कर लिया इनका बराबर डिस्टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब ये आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कि ये कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से दोनों का वैल्यू 600 आएगा, मतलब सही है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमने समाप्त किया। अच्छा सवाल था, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसका ले लो जहाँ पे हमने इक्वेशन सॉल्व की है, फिर एक बार यहाँ का भी ले सकते हो जहाँ पे मैंने आपको पूरी कहानी समझाई है। विशेषकर ये टेबल भी आपको बना के बताया ताकि आप समझ जाएं। देखो एग्जाम में आपको ये सब टेबल नहीं बनाना है, एग्जाम में आपको केवल लिखना है कि भैया चोर की स्पीड और थीफ की स्पीड कैसे बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग एन एपी, देयरफॉर आप एपी के पूरे लॉजिक को इस्तेमाल करके सवाल का जवाब बताएंगे। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब ये सवाल कहां से आ रहा है? तो ये सवाल आ रहा है अपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, जो कि ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में आने के चांसेस हैं ही पूरे के पूरे। 3 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है, डिपेंडिंग, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो बहुत बार ये 5 नंबर में आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 2 शिप की बात हो रही है, एक बार सवाल अच्छे से पढ़ेंगे। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। इन सारे सवालों में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो का कोई भी सवाल हो, सदैव ही आपको ध्यान रखना है कि आपका सबसे बड़ा दोस्त डायग्राम है, और डायग्राम का सबसे बड़ा दोस्त है सवाल। तो सवाल को अच्छे से पढ़ना है, तभी आप डायग्राम बना पाओगे, और डायग्राम बना पाओगे तभी आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। पहले एक बार पूरा पढ़ो, ये नहीं कि पहली लाइन पढ़ते एक डंडी खींच दी उस पर 100 लिख दिया, पहले पूरा पढ़ लो। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45। क्यों बोलता हूं मैं? पहले एक बार पढ़ लो, क्योंकि देखो जो मैं लाइट हाउस है उसको यहां भी बना सकता हूं और यहां भी बना सकता हूं, और दोनों में फर्क क्या होगा? अगर उसने बोला कि शिप्स अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है तो डायग्राम ऐसा बनेगा, मतलब मैं अगर आइडिया दूं तो, पर अगर उसने कहा कि सेम डायरेक्शन में खड़ी हैं तो ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए पहले पूरा सवाल पढ़ना जरूरी है कि कौन सी कहानी का विस्तार हो रहा है। अगर आपने शुरुआत में ही बना दिया फिर आप उसको अगर नहीं संभाल पाए तो फिर वो डायग्राम गंदा हो जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, इतना पढ़ के मुझे अब डायग्राम पूरा मेरे दिमाग में आ गया। ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। कौन सा वाला डायग्राम बनेगा सर? सेकंड वाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये रहा लाइट हाउस, ये रहा पानी, ठीक है, और ये अपनी इसकी हाइट कितनी है? तो ये है 100 मीटर। अब इसके टॉप से 2 का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है आपको। ठीक है, एक का है 45 डिग्री और दूसरे का है लगभग ऑलमोस्ट 30 डिग्री। ठीक है, तो एक का 45 है, दूसरे का है 30, यहां मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर? इनके लिए ये तो बना दें कि भैया ये कैसे होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको और सीधा करने का प्रयास, ये ठीक है। दूसरा वाला जो है उसको भी हम बनाएंगे। ये हो गया आपका 45 डिग्री, हालांकि लग नहीं रहा है, थोड़ा सा कम ही लग रहा है, पर कोई बात नहीं। डायग्राम आपका एग्जैक्ट करेक्ट एग्जैक्ट होना चाहिए, जैसा वैसा कोई रूल नहीं है ना? चलो अब लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो क्या चाहिए सबसे पहले? सर सबसे पहले चाहिए आई लाइन, जहां से इंसान नॉर्मली देखता है। तो क्योंकि अब मैंने पानी और आपका ये जो बोट, ये जो लाइट हाउस है उसको ब्लैक से बनाया, तो इसको भी मैं ब्लैक कलर से ही आई लाइन करूंगा आपकी यहाँ पे ड्रॉ। ठीक है, ये सीधी आंख जो कहते हैं ना हम, सीधे देखना, ये वो वाला हिसाब है। ठीक है, अब इसके हिसाब से एक एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। दूसरी तरफ जो दूसरा एंगल है कौन सा वाला? हमारा 30 डिग्री वाला, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसके हिसाब से ये एंगल भी कितना? 30 डिग्री। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। तो देखो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? एंगल बी क्या होगा सर? लाइट हाउस है, जमीन के परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी कहानी दिया क्या है हमको? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। क्या निकालना है आपको? आपको ये वाली दूरी निकालनी है, कितनी होगी? ठीक है, इसको मैंने स्मॉल डी बोल दिया, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ठीक है, चलिए तो अब आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि लेट, यहां पे आप क्या बोलोगे? यहां पे आप बोलोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स इज सी डी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डी लिख के छोटा वाला ऊपर ऐसे वो लगा सकते हैं, कोलन, क्या बोलते हैं उनको अपन, ये जो होते हैं ना अपने
ऊपर वाले कॉमाज, हवा में उड़ने वाले कॉमा जो होते हैं। अब देखो अपन को इंग्लिश तो ऐसी आती है यार कि डी, और अगर ऐसे कुछ उसको करना है तो ये क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हवा में उड़ने वाले कॉमाज। ये जमीन पे बैठने वाले कॉमाज है वो हवा में उड़ने वाले, हो सकता है उनका कुछ हो बढ़िया एकदम उड़ते हो हवा में। चलो देखते हैं अपन अपना सवाल क्या है। सबसे पहले आएगा इन ट्राइंगल ए बी सी। एक बात का ध्यान रखना, यूज √3 = 1.732 ये कहा गया है, और ऐसा पता है क्यों कहा है, क्योंकि लाइट हाउस की हाइट कितनी है 100 मीटर, तो इजी कैलकुलेशन है, तो इसलिए उन्होंने बोला है कि कम से कम इतनी मेहनत तो कर लेना मेरे भाई। चलो इन ट्राइंगल ए बी सी, आप बोलोगे एंगल बी इज इक्वल, या पहले लिखोगे वी हैव कितना, वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और साथ में बोलोगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, यहां पे आप बोलोगे कितना, इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, तो ये आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा एंगल ए सी बी इज 45 डिग्री, तो इसको आप लिखोगे ब्रैकेट में, ये आपका अब हो गया है एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब इसके थ्रू आप पूरा ऑब्जर्व करके चीजों को बताएंगे। चलिए अब ये हो लिख दिया हमने एंग ए सी बी। अब यहां देखो, अब हम कह रहे हैं कि भैया यूजिंग, क्या यूज करेंगे हम, सर ऑब्वियस सी बात है tan थीटा, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा साथी है, तो यूजिंग tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या मिलेगा सर, हमको मिलेगा यहां पे tan थीटा यूज करके, देखो थीटा का जो हमारा एंगल है वो है 45 डिग्री, लेकिन उसका नाम क्या है, सी है, तो आप लिखोगे tan सी इज इक्वल टू, ऊपर आएगा इधर ए बी और नीचे आएगा बी सी, ये क्लियर है जी। सी की वैल्यू आपने कहा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हमने कहां से लिया, हमें सवाल में दिया गया था कि भैया दो एंगल है 30 और 45, तो पहले हमने 45 वाला पकड़ा है, tan 45, उसके ठीक सामने ए बी है, तो वो हो जाएगा 100, और नीचे है बी सी जो हमें पता करना है फिलहाल। tan 45 इज 1, तो 1 इक्वल्स टू 100 अपॉन बी सी, तो यहां से आपको मिला बी सी की वैल्यू एज 100 मीटर, ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं लगे हाथ कि ये आ गया 100 मीटर, हालांकि वो है, दिख नहीं रहा है बराबर पर वो है, ठीक है, क्योंकि अब डायग्राम में अपने पास है लिमिटेड स्पेस ही होती है, अगर मैं डायग्राम इतना बड़ा बना दूंगा तो फिर सॉल्व कहां करूंगा, खासकर मेरे पास तो स्पीड लिमिट जो अपनी स्पेस है वो इतनी ही है, बार बार फिर इरेज करना पड़ता है, तो आप ही लोग बोलते हो कि सर इरेज कर दिया, अभी पूरा लिखा भी नहीं था, इसीलिए, ठीक है। चलो BC आ गया 100 मीटर, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, अब क्या चाहिए हमें, अब हमें बड़े ट्राइंगल पे फोकस करना पड़ेगा, तो अगर इतना किसी ने लिख लिया हो तो एक बार देख लो, मैं क्योंकि इसको क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे मुझे डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। चलो गुड टू गो, अब हम लेंगे इरेजर, तो हमें अब तक क्या मिल गया, हमें अब तक मिल गया कि भैया BC की वैल्यू है 100। अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे, दूसरा पार्ट है हमारा बड़ा ट्राइंगल जिसका नाम है ABD, दिख रहा है आपको, A से शुरू होके B से टर्न लेते हुए D तक जाने वाला ट्राइंगल है ABD, इसमें हम कलर्स करेंगे यहाँ पे फिल, तो अब आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABD वी हैव, सर्वप्रथम हमारे पास है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, फिर हम बोलेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ब्रैकेट में लिख सकते हो करस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो मैंने पूरा नहीं लिखा एंगल की स्पेलिंग, केवल ANG लिख के छोड़ दिया है, थोड़ा सा आलस से अपना, और डिप्रेशन में DP डॉट लिख के छोड़ दिया, तो फिर आप अब इसको ये भी बता दोगे कि यही हमारा अब एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इसी से पूरा अब यहाँ पे कहानी चलेगी, ठीक है। अब सवाल आता है यूज क्या करोगे रेशियो, तो भैया वो भी जरूरी है, तो आपने यहाँ पे रेशियो कौन सा यूज करना है सर, क्योंकि पूरा मामला अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में फंसा है, तो tan थीटा से बेहतर कोई नहीं हो सकता, यूजिंग tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि लाइट हाउस की वैल्यू आपको दी है और नीचे आपको निकालना है डिस्टेंस, तो अपोजिट पता है, एडजेसेंट निकालना है, तो यही यूज करेंगे। नाम क्या होगा सर, किसका नाम भैया, एंगल का नाम जरूरी है, तो सर नाम होगा D, tan D। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पे एंगल लिख देते हैं, वैसे उसमें कुछ गलत नहीं है, पर ये ज्यादा सिस्टमैटिक है, आपने पहले एंगल डिफाइन किया, साइड्स को डिफाइन किया कि अपोजिट कौन सी है, AB है,
और एडजेसेंट कौन सी है, BD है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे टीचर बोले कि ये कहां से आया, तो ये इसके बाद का स्टेप कि थीटा की वैल्यू रखी D, अपोजिट के लिए D के सामने AB और नीचे आ जाएगा BD। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्योंकि D की वैल्यू है 30 डिग्री तो tan 30, AB आ जाएगा 100 और BD हमने पता करना है। tan 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू 100/BD। तो BD की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी कितनी, BD की वैल्यू मिलेगी 100√3 मीटर्स, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है किसकी, √3 की, तो हम रखेंगे इसको यहाँ पे 100 इंटू 1.732, तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू 173.2 मीटर्स। क्या ये क्लियर है? तो आपको BD कितना मिल गया, BD मिल गया 173.2 मीटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फाइनल पार्ट पे, जिसके हमें टीचर 1 नंबर देंगी अगर हमने वो लिखा तो, नहीं लिखा तो टीचर नहीं देंगी। और वो फाइनल पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू BD माइनस BC, क्योंकि BD है पूरा डिस्टेंस और BC है दूसरी बोट का डिस्टेंस। तो पहली बोट माइनस दूसरी बोट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कौन सा, B, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 173.2 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 73.2 मीटर्स। क्या ये क्लियर है? कितना डिस्टेंस है भैया दोनों के बीच में, तो 73.2 मीटर्स हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर, कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनफैक्ट इससे ज्यादा बार आया होगा, बस वही है कि वैल्यूज थोड़ी अलग हो जाती है। हो सकता है कुछ बार बोर्ड उस तरफ दे दी हो, एंगल 30 या 60 कर दिया हो, तो जो एग्जैक्टली रिपीटेड क्वेश्चन है हम लोग वो उठाते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट और जो पैटर्न है सवाल का वो यहां पे समझना है कि लाइट हाउस और बोट के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। कई बार एंगल चेंज हो जाते हैं, कई बार पोजीशन चेंज हो जाती है, पर क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो आपको वो समझना है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि ऐसा एग्जैक्टली हूबहू आ जाएगा। सर अगर उस तरफ हो जाएगा तो भैया देखो 45 डिग्री उस तरफ हो जाएगा, तो फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की जगह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बेसिक डिफरेंस आता है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। ठीक है, तो जब आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आप ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों दूरी दोनों की मिला के हो जाएगी, है ना, बिटवीन द टू शिप्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे, आपको मीडियन दिया गया है 525, तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। गिवन दैट टोटल फ्रीक्वेंसीज कितना, 100। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखो, क्योंकि मीडियन निकालना है तो सबसे पहले दिमाग में पता है क्या आता है, CF आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा 7, क्योंकि 5 और 2 हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस x, ये हो जाएगा 19 प्लस x। इधर कितना होगा, तो सर 19 प्लस x के बाद हो जाएगा इधर पे 19, ये हो जाएगा 36 प्लस x, क्योंकि 19 प्लस 10 हो जाएगा 29 प्लस 7 हो जाएगा 36। 36 प्लस 20 हो जाएगा 3 2 5, 56 प्लस x, और ये भैया हो जाएंगे 56 प्लस x प्लस y। इधर पे 56 और 9 जोड़ेंगे तो 65 प्लस x प्लस y, है ना। नहीं 9 जोड़ना है सर, तो देखो 6 और 9 और 6 15, सही तो है, काहे डरा रहे हो भाई। 65 प्लस 2 हो जाएगा, 65 प्लस 7 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 72 प्लस x प्लस y, और ये हो जाएगा 76 प्लस x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है सिग्मा f दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 100, ये आपको दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसीज 100। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, सबसे पहला कार्य हम ये करेंगे कि सिंस टोटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100, ठीक है, 20 कितना है 76 प्लस x प्लस वाई वुड ऑल्सो भी इक्वल टू 100, क्योंकि ये हमने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड ही तो किया है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा कि सर x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 24। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, टोटल फ्रीक्वेंसीज 100, इसका एक इंपॉर्टेंट काम ये होता है, क्या आपने ये निकाला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है। अब इस पार्ट को आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि मैं हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मीडियन की बात भी करनी है, तो ये अपन हटा देते हैं।
जो वहां से काम का था वो हमने लिख लिया, माफ कीजिएगा, कि x प्लस वाई है 24। अब देखो मीडियन क्या दिया है सर, मीडियन है 525। मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास बहुत आवश्यक होती है जो कि n/2 से निकलती है, पर क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू पता है 100, पर n/2 निकालना हमारे लिए, n/2 को लोकेट कर पाना हमारे लिए असंभव होगा, इसलिए हम मीन का यूज करेंगे कि 525 है तो पक्का ये होगी मीडियन क्लास, क्योंकि यहीं पे लाया करेगा। ठीक है, तो यहां से आप लिखोगे, अब देखो सिंस मीडियन इज 525 therefore मीडियन क्लास वुड बी 500 से 600। ठीक है, फिर आप बोलोगे नाउ n इज इक्वल टू 100, तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा क्लियरली 50। और क्या होगा कैलकुलेशंस में, आपके पास मीडियन क्लास आ गया, n/2 आ गया, n/2 माइनस CF होता है, CF कितना हो जाएगा सर, CF मीडियन क्लास के एक पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये रही, तो 36 प्लस x। ठीक है, उसके बाद फिर CF के बाद अगला क्या निकालोगे, CF के बाद अगला निकालोगे, आपके पास यहां पे F हो जाएगा 20, है ना, ये रहा F, और आपका H हो जाएगा 100। L की वैल्यू भी यदि आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगी 500। चलिए, अब आ जाता है मीडियन के फॉर्मूले का मेन रोल। ठीक है, तो आप लिखोगे ME इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइड बाय F इंटू 100। ये आपने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यों ब्रैकेट में बंद, सॉरी इंटू H होगा 100, तो वो उसकी वैल्यू है, तो मैंने सीधे ही लिख दी। देखो एक्साइटमेंट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू नो, समझते हो आप लोग। तो कई बार ऐसा होता है जो सवाल आता है उसको सॉल्व करने की बड़ी हमने तेज इच्छा शक्ति जगती है कि इसको फटाफट निपटाना है। ये सवाल एग्जाम में वैसे आएगा तो 3 या 5 नंबर का आएगा, उससे कम का तो हो ही नहीं सकता। चलो, तो ये हो जाएगा सर, मीडियन की जगह आप लिखोगे 525, लोअर लिमिट है 500, तो आपने वो लिखना है, प्लस करेंगे आप n/2 कितना है सर, n/2 है 50, वेरी गुड। CF कितना है, तो सर CF आपने ही लिखा है 36 प्लस x, तो उसको मैं ब्रैकेट में बंद करके रख रहा हूं। क्यों भैया, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। F की वैल्यू है 20, H है 100। चलिए, अब जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते जाओ, 500 यहां आ जाएगा, तो आप बोलोगे 525, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि जगह की कमी होगी, माइनस 500 इस तरफ आपको मिलेगा इक्वल टू 50 माइनस 36 माइनस x, और ये 20 और 100 को मैंने कैंसिल करके 5 लिख दिया, तो ये हो जाएगा होल मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, करेक्ट है ना जी सर। चलिए, अब आगे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो 525 माइनस 500 करोगे कितना आएगा, तो सर ये हो जाएगा, यहां पे अगर करें 25 इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5, ये 5 जाएगा डिवीजन में, तो आपके पास बचेगा 5 इक्वल टू 14 माइनस एक्स। सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स साइड चेंज करके इस तरफ आएगा तो प्लस एक्स, 14 माइनस 5 करेंगे हम तो x की वैल्यू आएगी 9, और इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y मिल जाएगा आपको 15। दोनों निकालने थे x और y, जी सर दोनों निकाल दिए आपने, यस सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो ये सवाल हमारा हो गया अच्छे से सॉल्व। इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट था कि x प्लस वाई की इक्वेशन निकालो, क्योंकि वो नहीं निकलेगी तो आधा काम होगा, x निकलेगा y रह जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप मीडियन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको सारी वैल्यूज कहां से मिलती हैं, मीडियन से, क्योंकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें अटेम्प्ट कैसे करते हैं हम, n/2 से शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ तो n पता है, n/2 ढूंढने के लिए CF की सारी वैल्यूज है ही नहीं, उसमें तो कुछ अननोन क्वांटिटीज हैं, तो आप कैसे पता लगाओगे, फिर आपने मीडियन की मदद से मीडियन क्लास निकाला और बाकी चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए अपने सवाल का जवाब दिया। चल चित्र का यदि चित्र लेना हो तो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो ये सिर्फ 2 बार सेम वैल्यूज के साथ आया, हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए और लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही आए कि एक चीज पता है दूसरी पता लगानी है। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या है, एक कोन है किसके ऊपर, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो ये तो भैया अपन ने बहुत बार देखा है, ये रहा आपका हेमिस्फीयर, ठीक है, और एक कोन है जो कि इसके ऊपर है, तो उसका मैं रंग अलग कर देता हूं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो ये रहा हमारा कोन। अब इनके डायमेंशंस भी पता होने चाहिए,
दिख रहा है ट्रायंगल पर है वो कौन भैया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, गुड टू गो जी। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर। तो कोन जो है उसका भी रेडियस है 3.5, ठीक है, और जो हेमिस्फीयर है नीचे वाले पार्ट में उसका भी रेडियस कितना है, उसका भी रेडियस है 3.5, ठीक है। अब देखो आगे की कहानी क्या है उस पर डिपेंड करेगा कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो देखो जितना मुझे दिख रहा है मैं उतना लिखते जा रहा हूं। अब ये कह रहे हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड, ध्यान से सुनना, एक वर्ड लिखा है टोटल हाइट, ठीक है। बहुत बार हम में से काफी स्टूडेंट्स टोटल हाइट को केवल हाइट मान के कोन की लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है आपके पूरे सवाल के जवाब के लिए, जबकि टोटल हाइट बोला है। तो अब यहां पे आपके लिए पहला कार्य ये हो जाता है कि कोन की हाइट निकालें। वो कैसे निकालोगे, तो देखो जो नीचे वाला हिस्सा है वो है हेमिस्फीयर, उसका रेडियस जो इधर पे है वही इस तरफ होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, सेम रेडियस वाला एक पूरा गोलाकार सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो ये हो गया 3.5। तो जो कोन है, जो टोटल हाइट है, उसमें से नीचे वाला हिस्सा हो गया 3.5। तो कोन के लिए क्या बचेगा, 6। कैसे पता लगाया सर, 9 माइनस 3.5। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे हमने कोन की हाइट पता लगाई। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया। कोन की हाइट पता लगाने के लिए हमने टोटल हाइट में से किसकी हाइट माइनस की, हमने रेडियस माइनस किया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो हेमिस्फीयर की हाइट होगा। हालांकि नाम उसका रेडियस है, पर उसको हम ऐसे कंपेयर करें तो वो हेमिस्फीयर के लिए तो हाइट के बराबर ही है, ठीक है। चलो अब इसका निकालना है वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर के डायमेंशंस क्या होंगे, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ हमारे आदरणीय प्यारे सम्माननीय कोन, इनका रेडियस कितना सर, दोनों का रेडियस तो 3.5 ही है, बिल्कुल ठीक। तो बचा क्या, बचा हमारा h। अब h कैसे निकालोगे, तो h निकालोगे टोटल हाइट माइनस रेडियस, ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने ये कैलकुलेशन चित्र में कर लिया है, और अगर मैं चित्र ना भी बनाऊं एग्जाम में तो मैं अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर सकता हूं, लेकिन जब मैं लिखूंगा ना तो मैं टीचर को बाकायदा बताऊंगा कि टीचर मुझे पता है हाइट कैसे निकाली जाती है, मैंने ऐसे ही रैंडमली उसको 6 नहीं लिखा है, मैंने पूरा यहाँ पे प्रूफ किया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से लिखूंगा कि टोटल हाइट माइनस रेडियस दैट इज 9.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एग्जाम में कुछ चीजें लिखी ही इसलिए जाती हैं कि टीचर को यह कन्वे किया जा सके कि हमें सब कुछ आता है। हम कोई ऐसे बच्चे नहीं है जिसने रट लिया है कि हाइट इसकी 6 होगी, हमें प्रॉपर्ली पता है कि किसको किससे माइनस करके आता है, ठीक है। तो ये चीजें लिखना जरूरी है। सीधे लिख दोगे हाइट 6, उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन के साथ लिखना एक बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए अब यहां देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, पहली बात तो ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो कि नीचे है बेस में है, प्लस वॉल्यूम हम ऐड करेंगे कोन का। कोई आपत्ति, बिल्कुल नहीं सर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा कितना सर, ये वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखना बहुत बार हमें हेमिस्फीयर की जगह स्पीयर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और एक 2 और 4 का ही फर्क है, और हल्की सी भी गलती हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आंसर गलत हो जाएगा। इधर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो एक इधर बच जाएगा आर, ठीक है, क्योंकि और माफ कीजिएगा इधर बचेगा 2r प्लस 1/3 आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया, केवल h बचेगा। थोड़ा सा फॉर्मूला सिंप्लीफाई कर दिया है कि नहीं, एक बार ध्यान से देखो, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 था, अपन ने पिक कर लिया, दोनों के पास पाई था, अपन ने पिक कर लिया, दोनों के पास आर स्क्वायर था क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो अपन ने वो भी पिक कर लिया। इधर पे आर स्क्वायर में से निकल गया, आर क्यूब में से एक बचा तो आर, और एक आगे का 2 था 2r, इधर पे h बच गया, बाकी सब तो हमने कॉमन ले लिया। चलिए अब वैल्यूज रखते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई की जगह आप रखोगे 22/7, और आपका जो रेडियस है वो कितना है, देखो सर आर स्क्वायर बोला आपने 3.5, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 35/10 इंटू 35/10, और अंदर हो जाएगा 2r। अब 2r देखो कितना होगा सर, 2 इंटू 3.5, बिल्कुल ठीक। तो यहां 35/10 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां डेसिमल अपने आप ही गायब हो जाएगा, प्लस h की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है ना। चलिए
अब ये देखो 7 1 जा 7 5 जा, एक कैंसिलेशन ये हुआ, दूसरा कैंसिलेशन 5 1 जा ये 5 2 जा, तीसरा कैंसिलेशन होगा यहां पे कि 2 1 जा और ये 2 11 जा, सब कैंसिल हो गया यहां पे जितना हमें दिख रहा था। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे आगे कि भैया वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 1/3 इंटू, क्योंकि पाई की वैल्यू दी नहीं थी 3.14 कहीं भी यूज करने को, देखो लिखा है बल्कि 22/7 यूज करना है, तो हम तो वही यूज करें, तो 1/3 इंटू 11, ये पूरा तो कैंसिल हो गया, इधर पे बचा 35 और नीचे आ गया 10, इधर पे कितना हुआ सर 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7 + 6। ठीक है, जितना कैंसिल हो रहा है, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना हम कर रहे हैं, अब जो नहीं होगा उसको हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, चलो अब ये देखो, तो यहां वॉल्यूम हो जाएगा आपका 11 इंटू 35 मतलब हो जाएगा 385। ठीक है, आप इसको होल डिवाइड बाय करेंगे यहां पे 30 इंटू 6 और 7 हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर क्यों ना मैं 30 और 385 को कैंसिल कर दूं। देखो एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे आसान डिवीजन होता है 10 से डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले 385 इंटू 13 कर लो, फिर 3 से डिवाइड भी कर लेना, फिर 10 वाला डेसिमल भी लगा देना। चलो 385 इंटू 13 करने पे हमें मिलेगा 5 3 जा, फिर मल्टीप्लाई करना भाई अच्छे से, एकदम हल्की सी भी चूक हो गई जो कि मेरे से बहुत बार हो जाती है तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर नंबर नहीं मिलेंगे, फिर टीचर आधा एक नंबर काट के दे देंगी। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 8 या 24, 1 25, 2 ऊपर, 3 3 जा 9, 10 11। ठीक है, इधर पे आएगा 385, तो 385 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 5 और 5 10, 8 और 2 10, 3 और 1 4 5, तो ये कह रहे हैं 5005। एक बार दोबारा चेक कर लो, 5 3 जा 15, 5 यहाँ एक ऊपर, 8 या 24, 1 25, 2 ऊपर, 3 3 जा 9 और 10 11, बिल्कुल ठीक। इंटू 1 किया यहाँ पे, तो देखो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 8 और 3। अब देखो कैरी करोगे, 5 और 5 10, 8 9 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5005, ठीक है, होल डिवाइड बाय 30। अब कर लो, पहले 3 से डिवाइड कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 5005 को आपने 3 से डिवाइड किया, कितना होगा? तो सर ये हो जाएगा 3 1 जा 3, टांटी 3 6 जा 18, ये बचेगा फिर से 20, फिर से 3 6 जा 18, कितना बचा 2, फिर आएगा 5 25, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, तो देखो यहाँ पे अब लग जाएगा डेसिमल, तो 0 3 3 जा 9, इतना काफी है क्योंकि एक नीचे 10 भी है, तो वो वैसे भी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही ज्यादा एज पे है, तो मैं वापस लिख देता हूं ऊपर आके कि हमारा वॉल्यूम आ रहा है 166.83। वॉल्यूम कितना आ रहा है फाइनली, सब कुछ कैंसिल करने के बाद 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। इज दिस क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो सर, नथिंग एज सच। क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहां आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है और इसको आप अगर ध्यान दें, अगर आपको याद आ रहा हो, तो ये एक एग्जाम्पल है सर्कल्स चैप्टर का और बहुत बार ये सॉल्व किया जाता है, लेकिन हर बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें करनी होती है ना। चलो, सवाल क्या कह रहा है, PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5 centimeter. The tangent PNQ intersect at point T. Find the length TP. अब यहां पे इस सवाल में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ जाती है, क्योंकि जब आप इसको बुक में देखते हैं ना, तो बुक में रीजन ऐसे दिए जो कि आपको लगता है कि यार ये सही है कि नहीं है कि नहीं। इसीलिए यहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको मैं हर एक जो बुक में लिखा है उसके पीछे का रीजन बताऊंगा, समझाऊंगा, और फिर आप बोलोगे कि हाँ सर ये सही आपने पूरा बता दिया हमें। ठीक है, चलो गिवन में क्या लिखोगे सबसे पहले? सर सबसे पहले हम गिवन यहां पे हाईलाइट करेंगे कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, अ सर्कल विथ सेंटर O, पहली चीज ये गिवन है। दूसरी, PQ इज अ कॉर्ड, ठीक है, PQ इज कॉर्ड विथ लेंथ कितनी, विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर, LENGT विथ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आप क्या बोलोगे,
TP and TQ are two tangents, ठीक है, are two tangents। और क्या बोलोगे इसके बाद? इसके बाद हम सर एक और चीज लिखेंगे यहां पे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना? 5 सेंटीमीटर। जो जो हमें यहाँ पे बताना चाहिए था सब हमने बता दिया, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। अ सर्कल विद सेंटर O बता दिया, PQ इज अ कॉर्ड वो भी बता दिया, जिसकी लेंथ है 8, 2 टेंजेंट्स थी उनके बारे में भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ये भी बता दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन वाला मामला, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे जॉइन O2T, जो कि पहले से ही चित्र में देखो बना हुआ है डैश वाली लाइन से, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो मैं ज्वाइन कर रहा हूं सवाल को सॉल्व करने के लिए वो है O2Q, ठीक है। तो ये O2Q मैंने ज्वाइन किया इसलिए थोड़ी सी अलग रंग की दिख रही है, ठीक है। बाकी देखो आपको चाहिए तो हम इसको डैश वाली लाइन भी बना सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए बहुत ही आराम से। एक बाएं हाथ का खेले, देखो पहले ज्वाइन कर ले, ये हो गया। अब देखो तो कैसे बनाएंगे डैश वाली लाइन। सर इसमें तो अलग कलर है बेटा, हमारे पास वो भी कलर है, रुक तो जाओ, सब कर लेते हैं हम लोग। ये देखो बन गई, देखा, ये होता है हमारा मैजिक, सब कलर सब ऑप्शन है अपने पास। चलो ये आपने ज्वाइनिंग कर लिया जी सर, ये दिख रहा डैश वाली लाइन आपको दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए ये आपने दोनों कंस्ट्रक्शन लिख दिए। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है। तो टू फाइंड होगा, टू फाइंड TF होगा आपका लेंथ ऑफ TP। चलिए अब मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूं जहां से सिस्टमैटिक वे में चीजें होती हैं। ये क्लियर है जी? इसको हटा दें गिवन एंड टू प्रूफ को, कि लिखना है, किसी को लिखना है तो एक बार देख लो कि मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं चीजें। चलो सबसे पहले तो यहां पे हम फोकस करेंगे कौन से ट्राइंगल पे? तो सबसे पहले हम यहां पे फोकस करेंगे आपके सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल, बहुत छोटी छोटी चीजें पर इंपॉर्टेंट है, TPO एंड ट्राइंगल TQO, ठीक है। यहां से शुरू होता है एक्चुअल मामला। वी हैव एक चीज तो ये कि TO बराबर TO, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या चीज किसके बराबर है और क्या रीजन है? दूसरी चीज आप बोलोगे OP बराबर OQ, इसका क्या रीजन है? तो दोनों भैया रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो बराबर तो होंगे, रेडियाई लिखोगे आप इसको, ठीक है। और तीसरी बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है TP इज इक्वल टू TQ, और ये वजह क्या होगी? थ्योरम 10.2 जो क्या कहती है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से यदि दो टेंजेंट आ रही हैं तो उनकी लंबाई होगी बराबर। दो ट्राइंगल में तीनों साइड्स करस्पॉन्डिंग, तीन साइड्स के बराबर, तो ट्राइंगल को यदि मैं कॉन्ग्रुवेंट ना कहूं तो क्या कहूं आप ही बता दो। तो सर TP इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्राइंगल TQO, और वजह होगी SSS कॉन्ग्रुवेंसी। इसकी वजह से आपको CPCT से मिलेगा कि एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल QTO, ठीक है। और इसको आप बोलोगे CPCT, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे सुनना, यहां पे अब मैं क्या कह रहा हूं, इन ट्राइंगल PTQ, इन ट्राइंगल PTQ, ठीक है। हम यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल QTR। ये कहां से आया? ये आया, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रूव्ड अबव, ठीक है, प्रूव्ड अबव। लेकिन सर आपने कहा, आपने R शब्द तो अब तक यूज ही नहीं किया। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, PTO QTO, ये जो O था वो तो सेंटर तक था, R उसके बीच में ही आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने R पे रोक दिया क्योंकि हमारा ट्राइंगल R पे खत्म हो जाएगा। इसके कारण, ठीक है, इसके कारण आप क्या करोगे? इसके कारण आप डिक्लेयर करोगे देयरफॉर TR इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। TR क्या है? TR एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और R पॉइंट किस पे है? TO पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। यहां पे आप ये भी लिख सकते हो चाहो तो ब्रैकेट में कि R लाइज ऑन TO, इसलिए हमने वहीं तक छोड़ दिया है, ठीक है। अब TR इज एंगल बाइसेक्टर, अब आप लिखोगे नाउ
इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हाट हैपेंस इज, ये आ गए अब हम टेक्स्ट बुक वाले पार्ट पे, जो ये कहता है कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर क्या होती है, एंगल बाइसेक्टर इज परपेंडिकुलर टू नॉन इक्वल साइड, ठीक है, वो एक साइड जो कि किसी के बराबर नहीं है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे आप देयरफॉर बोलोगे कि भैया टी आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, और इसको हम और बेटर वे में लिखें तो टीओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है, क्योंकि टी आर से ही टीओ बना, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर टीओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये अब सही पूरा हो पाया है, ठीक है। अब यहां देखो नाउ, अब हम आ जाते हैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे सवाल सॉल्व करने में। तो हम कह रहे हैं नाउ, हम कह रहे हैं ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये मैंने टीओ को उल्टी तरफ से लिखा, ठीक है, और देयरफॉर हम अब कह रहे हैं कि पी आर वुड बी इक्वल टू क्यू आर। रीजन, आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। तो ये आप लिखोगे यहां पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ये आपको याद आया? हाँ जी सर, याद आ गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड का नियम हमने पढ़ा है कब? कक्षा 9वीं में, चैप्टर का नाम था सर्कल्स, उसी के अंदर, ठीक है, बाइसेक्स कॉर्ड। आई थिंक ये सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिख रहा है कि नहीं बता दो एक बार, बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहां देखो पी आर इक्वल टू क्यू आर, अब इसकी वजह से आप बोलोगे कि देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये कहां से आया सर? बाइसेक्ट का मतलब है दोनों हिस्से बराबर, तो 8 के जब 2 हिस्से होंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो इसलिए आपने लिखा पी आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होगा। अगर हम छोटी कक्षा में होते तो फिर हम लिखते कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, सिंस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर देयरफॉर पी आर प्लस पी आर इक्वल टू क्यू पी क्यू, इस तरीके से पूरा लिखते। लेकिन अब हम क्योंकि बड़े बच्चे हो गए हैं, 4th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में आ गए हैं, तो आसानी से सीधे आंसर लिख सकते हैं कि भैया पी क्यू की पी आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, आपको मिल गया ये 8 का इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा 4। अब क्या मैं वो 90 डिग्री वाले एंगल का यूज करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं कि कम से कम मेरा एक ट्राइंगल पूरा हो जाए? बिल्कुल सर। अब यहां पे तो जगह बची नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्क्रीन है हमारे पास, इस पे क्लियरेंस करके हम आ जाते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल, क्या नाम था ट्राइंगल का? इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्योंकि 90 डिग्री है तो हमारे पास लाइसेंस है किस चीज का? पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का। और बिना लाइसेंस के अगर गाड़ी चलाई तो चालान कटेगा मेरे भाई। तो यहां भी अगर बिना r इक्वल टू 90 डिग्री के लाइसेंस के सीधे अगर पाइथागोरस लगा देते तो गलत हो जाता। अब देखो यहां पे कौन किसके बराबर? तो ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, देयरफॉर ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओ आर की वैल्यू हमें पता करनी है, एज इट इज रख देंगे उसको। पी आर है 4 स्क्वायर, ओपी है 5 स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। ये 4 स्क्वायर साइड चेंज किया है, अभी फिर बाद में मेरे को बोलोगे सर समझ नहीं आया, तो ये देखो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब ठीक है, तो ओ आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से देखोगे तो 25 माइनस 16, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और भारत के बच्चे बच्चे को पता है जिसने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि 3, 4 और 5 की फेमस पाइथागोरियन ट्रिकड़ी है जो कि यहां पे यूज हो रही है। तो आपने निकाला ओ आर की वैल्यू 3, ठीक है। अब मैं आपके लिए बहुत ही दुखी मन से यहां पे आपसे एक इच्छा जता रहा हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं चीजें यहां पे थोड़ी क्लियर करूंगा कि मुझे बिना डायग्राम के अब आगे सवाल में बढ़ पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। वो तो पाइथागोरस थ्योरम की कैलकुलेशन थी तो अपन ने साइड में कर ली, पर अब मेरे को डायग्राम यूज करना है, इसीलिए अपन को स्क्रीन चाहिए थोड़ी साफ। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हट जाते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हैं तो आपने अब तक वो कार्य कर लिया होगा, है ना। चलो अब मैंने स्क्रीन कर दी है यहाँ पे अपने सवाल के सेकेंड एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए।
यूज में लाने के लिए। चलो, इन ट्राइंगल ओ आर पी, या क्या नाम है उसका, इन ट्राइंगल नाम रखो भैया पी ओ आर, एंड ट्राइंगल टी ओ, यहां पे लिख दो पी ओ टी, वी हैव। अब जरा ध्यान से देखना, मैं इन दो ट्राइंगल्स को क्यों कंपेयर कर रहा हूं। पी ओ आर सेंटर के पास, जिसकी तीनों साइड्स पता है, पी ओ टी बड़ा ट्राइंगल है जिसमें ओ टी भी एक हिस्सा है और पी टी भी आ रहा है पिक्चर में, ये रहा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखो, सबसे पहले आप क्या बोलोगे, आप एक चीज तो ये बोलोगे, क्योंकि देखो एंगल ओ के पास दोनों ट्राइंगल टकरा रहे हैं, तो आप बोलोगे एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ टी। वजह होगी ब्रैकेट में, अंग्रेजी में एक शब्द है जो कि बहुत हेल्प करता है हमारी, वो है कॉमन एंगल, तो ये हो गया कॉमन। दूसरी बात आप बोलोगे एंगल ओ, इसकी बात करोगे अगर, तो एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी, दोनों हो गए 90 डिग्री। और ठीक इसी लाइन के नीचे में ब्रैकेट में लिख रहा हूं अपने अपने रीजन, तो ओ आर जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो हम प्रूव कर चुके। तो आप लिखोगे यहां पे प्रूव्ड, ठीक है, कॉमा, दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, दूसरे वाले के लिए लिखोगे भैया रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे ब्रैकेट के अंदर प्रूव्ड के बाद ये वाला स्पेशल वाला साइन लगा के दूसरा रीजन लिखा, टीचर को क्लियरली समझ में आएगा कि प्रूव्ड वाला रीजन ओआरपी के लिए है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट दूसरे एंगल के लिए। तो हमने कोई भी चीज यहां पे बिना रीजन के नहीं लिखी है। ठीक है, चलो अब दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, ट्राइंगल्स को हम क्या घोषित करते हैं सर, सिमिलर। तो पी ओ आर, ट्राइंगल पी ओ आर वुड बी सिमिलर टू, अब नेमिंग बहुत ध्यान से करेंगे, तो देखो ओ के बराबर ओ होगा, ठीक है, और आर के बराबर है पी, तो आर के बराबर है पी, तो यहां पे जो आर है लास्ट में, तो यहां पे पी आएगा लास्ट में, ओ आएगा पहले और टी आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, तो आप लिखोगे टी ओ पी। कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, सर दोनों के पास पी पी है तो वो सेम होंगे ना मेरे भाई, उस एंगल का पी या दूसरे ट्राइंगल का पी और पहले ट्राइंगल का पी दोनों कितने रेशियो में है, कितने पोर्शन में है, उस पर भी डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी के तहत सिमिलर। अब रेशियो आ जाएगा, तो पीओ बराबर टीओ, ओ आर बराबर अपॉन ओपी, और लास्ट वाला हो जाएगा पी आर बराबर अपॉन टीपी। रीजन क्या होगा, सी पी एस टी। जो वैल्यू पता है वो लिख दो, जो नहीं पता है उसे छोड़ दो। अब पीओ की वैल्यू 5, ठीक है, क्या हमें टीओ की वैल्यू पता, नहीं पता है, तो लीव इट एज इट इज। ओ आर की वैल्यू सर 3, ओपी की वैल्यू सर 5 पता है ये तो हमें, पी आर की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 4, और टीपी की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, अब यहां अगर आप ध्यान से देखो, मुझे टीपी चाहिए, राइट, तो क्यों ना इस वाले रेशियो को पिक कर लें, इसको हम हटा दें। क्यों भैया, सर जब कुछ हेल्प ही नहीं कर रहा है तो उसको रखना क्यों है। तो अब इसके हिसाब से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके टीपी की लेंथ कितनी आएगी फाइनली, तो अगर मैं यहां पे लिख दूं तो टीपी की लेंथ आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5 चौक 20/3 सेंटीमीटर। आंसर सबको याद होगा, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन पूरा प्रोसेस एग्जाम में भैया प्रोसेस के नंबर होते हैं, आंसर के नहीं होते। एमसीक्यू में होते हैं आंसर के नंबर, तो वहां का 1 नंबर तो मिल जाएगा आंसर लिखने का, पर ये पूरी मेहनत करने के मिलेंगे आपको 5 अंक। ये क्लियर हो गया जी सर। चलिए यहां पे आप एक बार देख लो, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ पे हमारा मेन कैलकुलेशन। ठीक है, इसके पहले एक और हिस्सा था, उसका भी मैंने आपको जगह दी थी आराम से चलचित्र का चित्र लेने के लिए। चलिए ये सवाल हो गया हमारा सॉल्व, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले हमारा एंड आ गया। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जहां पे हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर जो कि काफी रिपीटेड क्वेश्चन थे उनको हमने प्रैक्टिस करने का प्रयास किया, एंड मोर देन प्रैक्टिस यहाँ पे हमारा एजेंडा ये था कि आप समझ जाएं किस टाइप के क्वेश्चन आते रहे हैं अब तक के एग्जामिनेशंस में और कैसे आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स के लिए हमें आप फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप पे। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमें आप सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी हो जाती है, तो आपको थोड़ा सा फ्रेश भी फील होगा जब भी आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करेंगे।
आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलता रहे, इस बात की गारंटी हमारी है। आप हम पे इस बात के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। हमारे सारे वर्टिकल्स कंटिन्यूसली ये काम करते रहते हैं कि भारत का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो आराम से पढ़ सके, जीवन में सक्सेसफुल हो सके। आप बस अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून। नमस्ते।